सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप सबका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं कमाई का अड्डा मेरे और वीरू के साथ। वीरू आज फिर जुड़ते हुए इस शो में हमारी मदद करेंगे। वीरू, वेलकम। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। और एक खूबसूरत दिन और मार्केट सभी भी डे हाई पर और सबका योगदान है। निफ्टी का खुद, निफ्टी बैंक का, निफ्टी आईटी का, मेटल्स का, कैपिटल गुड्स का। तो वो खुशी जो कल लगभग 2:30 पे हासिल हुई थी, कम से कम 2 बजे तक अभी तो जारी है आशीष। इन सब पे बातचीत करेंगे, मार्केट्स के मूड पे, एक्सपर्ट की पिक्स पे। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं कमाई का अड्डा की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, निफ्टी 18,150 के पार, निफ्टी बैंक 200 अंक ऊपर। एचडीएफसी बैंक लास्ट मिनट टूबरो से सबसे ज्यादा मदद। जापान की मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव नहीं होने से बाजार का जोश हाई। मेटल शोरूम में दूसरे दिन भी तेजी कायम। एफ&ओ का टॉप गेनर्स में सबसे ऊपर मेटल सवार सीएलएसए ने टाटा स्टील, जेएसपी, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू के टारगेट्स बढ़ाए। कहा चीन में तेजी से रीओपनिंग मेटल सेक्टर के लिए बड़ी राहत। कंटेनर कॉरपोरेशन के विनिवेश की गाड़ी आगे बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक कॉनकॉर के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को अंतिम मंजूरी जल्द। 30 जनवरी को कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बैठक संभव। विदेशी कंपनी, विदेशी फंड्स को मिल सकती है छूट। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। महंगे वैल्यूएशंस और बड़े निवेशकों की बिकवाली की चिंताओं के बीच में नाइका में तेज गिरावट। पिछले एक हफ्ते में करीब 20% टूटा शेयर। रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 70% तक रुका। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीआईएल से नई ईवीएम खरीदेगी सरकार। कैबिनेट ने दी मंजूरी। M2, M3 ईवीएम और वीवीपैट्स को अपग्रेड करने में खर्च होंगे 1335 करोड़ रुपए। और निफ्टी की 2 कंपनियां एचयूएल और एशियन पेंट्स कल पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। 10% बढ़ सकता है एचयूएल का मुनाफा। 4 से 5% के बीच में वॉल्यूम की ग्रोथ संभव। वहीं एशियन पेंट्स के मुनाफे में और आय में करीब 11% का उछाल मुमकिन। चले भाई, आज के दोपहर की शुरुआत कर देते हैं। 1.5 घंटे बचे हैं। कल हम आज पेनल्टीमेट सेशन वाले 1.5 घंटे, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का सेशन। और जैसे वीरू ने अपफ्रंट मेंशन करा था, बढ़िया स्क्रीन्स आपको नजर आएंगी। भारतीय बाजार खींच के लेकर आई निफ्टी 2.5% का उछाल। 160, 165 के आसपास के जोन्स पर निफ्टी कर रहा है इस समय कामकाज। बढ़िया मोमेंटम बना हुआ। बैक टू बैक सेकेंड डे है। कल हमने 150 पॉइंट का उछाल देखा था, आज उसके ऊपर 100 पॉइंट की और मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। और ये ग्लोबली मूड बेटर है। यूएस के फ्यूचर्स 1/4% ऊपर है। बाकी एशिया में जो मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, जो बंद हो गए, अच्छी मजबूती, लार्जली सब अच्छी मजबूती के साथ। उसमें निकेई तो हाईलाइट रहा, 2.5% के आसपास का उछाल था। और सब में नर्वसनेस थी ये सेंट्रल बैंक एक्शंस की। और सेंट्रल बैंक एक्शंस में एक ही बैंक था जो अब तक अपनी अल्ट्रा कूल मॉनेटरी पॉलिसी, अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यू कर रहा था, बैंक ऑफ जापान। पिछली पॉलिसी के एक्शंस के बाद एक डर था स्ट्रीट में कि बीओजे कुछ एग्रेसिव स्टैंड्स या फिर उस लूज मॉनेटरी पॉलिसी के अब तक के ट्रेंड को ट्वीक करने की तैयारी कर रहा है। कुछ नहीं करा। वो यील्ड कंट्रोल कर हो, ब्याज दरें हो, सब जस की तस। तो उससे एक रिलीफ मार्केट्स में बनता हुआ नजर आया। और खैर हमारे कल के डेटा तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैन आउट हो ही रहे थे। तो बढ़िया मूव बन रहा है, ग्लोबली सपोर्टिव क्यूज, और हम अच्छा उछाल 18,150 के ऊपर के टिक्स इस समय दिखाते हुए। अब समझ लेते हैं आज की निफ्टी की इस समय की स्ट्रैटेजी। वीरू ने सही, बिल्कुल सही कहा। इसी शो में कल दोपहर और दोपहर 2:30 बजे का टाइम था। 18,000 कॉल लॉन्ग कर लीजिए, ले लीजिए। 80-81 रुपए में मेरे ख्याल से उस समय थी जब बातचीत हो रही थी। और उस पर कल सेशन के कल्मिनेशन तक ही बहुत अच्छे मूव्स ऑलरेडी बन चुके थे।
प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो करें, कैरी करना चाहें तो करें, ये बात निकल के आई थी। कैरी करा तो बढ़िया, नहीं किया था, कल बुक कर लिया था तो भी अच्छे खासे मीनिंगफुल गेन्स हाथ में आए थे। वो स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्क करती हुई नजर आई। आज सुबह जब बातचीत हुई थी हम लोग की मॉर्निंग कॉल में, तब यही बातचीत हुई थी कि खरीदारी करने का मन बनाना चाहिए। और 18 मेरे ख्याल से 18,105 की बात हुई थी, जिसके ऊपर और बढ़िया तेजी पिकअप हो गई। तो आज हम 175 177 तक के लेवल्स तक जाते हुए नजर आए, बढ़िया तेजी देखने को मिली। और यही सुबह निकल कर आया था कि 18,200 के जोन्स पर जो कॉल राइटर्स हावी हैं, वो एक दिक्कत का जोन होगा। उन्हीं लेवल्स को चैलेंज करने से पहले ही आज हम थोड़ा सा पस्त पड़ रहे थे, पर ऐसा नहीं कहूंगा पस्त पड़ रहे हैं, उन लेवल्स से पहले चैलेंज करने से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में आते हुए भारतीय बाजार। लेकिन वीरू, वो स्ट्रैटेजी कल की हो आज सुबह की हो, सटीक बैठ रही है और हम उसी 18,200 के लेवल्स को चैलेंज करने से पहले थोड़ा सा थम रहे हैं। क्या रीडिंग रही अब तक के डेटा पॉइंट्स की, और इस समय अब निफ्टी को लेकर कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है? जय आशीष, गुड आफ्टरनून। देखिए, कल हमने वो कॉल्स का ट्रेड किया था। आशीष, कल का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था और जिस रेंज में आज निफ्टी करीब करीब 18,200 की ट्रेजेक्ट्री को छू के आया है, उस ट्रेजेक्ट्री में निफ्टी कल ही एंटर कर चुका था। कल का डेटा स्ट्रॉन्ग था। क्या था कल का डेटा में? एफआईएस कैश के बाहर थे, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग कवरिंग की थी उन्होंने। और एक और बात जो सबसे क्रिटिकल थी, वो थी उनकी तरफ से 43,000 पुट्स का बेचना। कल का आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए। कल कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग, सीमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग, एक प्री बजट बाइंग की फीलिंग आ रही थी आज सुबह। और आज मेरा बेस वन था करीब करीब 17,968, लेकिन आपको याद होगा मैंने एक बात कही भी थी और इनफैक्ट जानबूझ के लिखवाई थी कि आज हमें बाय करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। सो इन एनी केस, अगर आपको कल का क्लोज मिल जाए, डिप के बाद कल का क्लोज मिल जाए, ये बात लाइनों में क्लियरली मेंशन की थी मैंने कि कल का क्लोज मिल जाए तो बहुत अच्छा, और 18,000 मिल जाए तो और भी अच्छा। हालांकि कल का क्लोज हमें मिल गया, बल्कि उससे नीचे भी अगर आप देखें निफ्टी मिल गया। बाय कीजिएगा आशीष। स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या है, प्लीज निफ्टी के लेवल्स लेके आइएगा। कहां कहां स्ट्रगल करना पड़ेगा हमें? देखिए, हम कल इस रेंज में आ चुके थे, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा 18,068, वो कट गया, वो था 20 डेमा। 18,105 को मैंने बखूबी एक्सप्लेन किया था सुबह। वो क्या है? वो है आपका दो क्लस्टर्स को अगर आप देखें वो समावेश है। वो है 50 डेमा, वो है 18,100 का कॉल राइटर, और जहां इसके ऊपर आप निकले तो आपको लेवल मिलेगा 18,140 और उसके बाद मिलेगा 18,181। आज के डेटा के मुताबिक, कल के डेटा के मुताबिक जो बेस्ट था हमको मिला आशीष, और 18,181 इसलिए क्योंकि 18,200 पे सुबह मैंने आपको पिरामिड्स दिखाए थे, वहीं पे बड़ा कॉल राइटर है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें मॉर्निंग रणनीति के मुताबिक आपको सब कुछ मिल गया, बेस्ट मिला। और याद रखिएगा, निफ्टी एज पर टेक्निकल्स, एज पर ऑप्शन सेटअप अब एक नेक्स्ट नए जोन में है, उस जोन से थोड़ा डिफरेंट, जो कि था करीब 17,800 और 18,000 का। और आपको याद होगा आशीष, हम डिस्कशन कर भी रहे थे लास्ट वीक कि हम ग्रेजुअली एक प्री बजट बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है कि हम उस प्री बजट बेस से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, आपको प्रॉफिट्स मिले। अब क्या करना है? 2 बजे की रणनीति डिस्कस करते हैं। लेट्स ब्रिंग ऑल दोस ऑप्शन स्टेट्स। 18,100 की कॉल, 200 की कॉल, 300 की कॉल और 18,000 की कॉल, सॉरी पुट, 18,100 की पुट और 17,900 की पुट। आशीष याद रखिएगा, अब हम सारे एवरेजेस के ऊपर हैं। निफ्टी अब किसी भी एवरेज के नीचे नहीं है। आज सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर आपकी स्क्रीन पे हुई है तो दैट्स 1.04 CR एट 18,100 आशीष। 18,200 पे अभी भी बड़ा कॉल राइटर है, बट उसका आउटस्टैंडिंग वाई अभी भी 15 लाख कम है 18,100 की तुलना में। मेरी अप्रोच यही है, अगर आपने सुबह प्रॉफिट्स कमा लिया है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बेटर ट्रेड रहेगा अब आशीष अबव 18,200, या फिर हमें एक डिप मिले, एक बार फिर से 18,100 या फिर 18,080 या फिर 18,120 की तरफ कोई डिप मिले तो उसे बाय करेंगे। अपने फ्रेश लॉन्ग ट्रेड के रिवॉर्ड को अच्छा रखेंगे। बट सुबह अगर आपको प्रॉफिट मिल चुका है तो थोड़े डिप का इंतजार कीजिए, या फिर निफ्टी को अगली ट्रेजेक्टरी में जाने दीजिए, वो है 18,200 के ऊपर आशीष। हाँ, तो ये हो गया आज का निफ्टी का व्यू। निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से
पहले बेस तक की गिरावट को खरीदने का मन था, वो बेस आपकी स्क्रीन पर आएगा 42,110 से 41,930, 42,110 तक की गिरावट को खरीदना। और आज का निफ्टी इंटरडे सामने रखिएगा, इसके सामने आज 42,119 तक के जोन्स तक गया और वहीं से निफ्टी बैंक वहां से बढ़िया घूमा। तो वो स्ट्रैटेजी सही बैठी है, उन लेवल्स को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा। वहां तक की डिप्स को अगर आपने बाय करने की सुबह सुबह हिम्मत करी थी तो बाजार ने अब तक ड्यूली रिवॉर्ड करा है। लेकिन वीरू अब मैं वो भी देख रहा था 42,555 के लेवल्स, वो कहा गया था क्या 42,560 है ना, मेरे ख्याल से वो था मुश्किल भरा जोन का अपर एंड 42,560 और 42 निफ्टी बैंक लाइए 560, आज का 42,555 ही निफ्टी बैंक का वो उच्चतम स्तर बना हुआ है। पर ठीक है, वीरू निफ्टी बैंक वो दोनों स्ट्रैटेजीज ब्यूटीफुली निफ्टी बैंक की वर्कआउट कर गई है। फ्रेश व्यू क्या बन रहा है निफ्टी बैंक पे? आशीष देखिए, निफ्टी दूसरे क्लस्टर में आ गया, दूसरे ऑप्शन क्लस्टर में, दूसरे टेक्निकल क्लस्टर में आ गया, लेकिन याद रखिएगा निफ्टी बैंक नहीं आया अभी भी। वो 560 की फिगर कहां से आई थी आशीष? आज सुबह बाय क्या था, 110 के ऊपर का डिप बाय करना है। 560 क्या था? 560 इट वाज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी जो हमने कल आशीष कल गेन निफ्टी पे किया था वो निफ्टी बैंक को आज करना था, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। इसलिए मैंने कहा था कि 560 मिले तो प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। जैसे हमने कल कॉल का प्रॉफिट बुक किया, इसलिए कहा था कि निफ्टी बैंक का प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। याद रखिएगा, निफ्टी दूसरे क्लस्टर में आ गया है, बट निफ्टी बैंक नहीं आया है, ना ही दूसरे ऑप्शन क्लस्टर में आया है और ना ही दूसरे टेक्निकल क्लस्टर में आया है। ये अभी भी 42,000 से 42,500 के क्लस्टर में है, जबकि निफ्टी 18,000 से 18,200 क्लस्टर में आ चुका है। सो इस वक्त के स्टैट्स क्या कहते हैं, आइए उसको देखते हैं। आशीष, अगर आपने 560 में प्रॉफिट बुक कर लिया, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब क्या करें? आई मीन एट 382। एक बात तो यह है कि HDFC बैंक ने पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर किया। आपकी स्क्रीन पे आशीष अभी भी याद रखिएगा 42,500 की कॉल एक ह्यूज आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। दैट रिफ्लेक्ट्स कि 42,500 42,600 एक डिफिकल्ट जोन है फॉर निफ्टी बैंक। निफ्टी के पास मेटल्स, निफ्टी के पास कैपिटल गुड्स, निफ्टी के पास IT का बेनिफिट है। वो बेनिफिट अगर आप देखें आइसोलेटेड निफ्टी बैंक के पास नहीं है। सो अब हमें थोड़ा डिप का इंतजार करना है आशीष। आइदर हमें एक सब्सटेंशियल डिप मिले थोड़ा सा और नीचे और तब लेंगे क्योंकि सुबह हम प्रॉफिट कमा चुके हैं, या फिर आशीष बैंक निफ्टी ट्रेवल करने लगे 42,630 के ऊपर, जो कि हमारा 16 जनवरी की कैंडल का हाई है। अगर उसके बाइसेक्ट करके ट्रेड करने लगेगा तो बाय करेंगे, या फिर हमको थोड़ा डिप मिले तो बाय करेंगे। और याद रखिएगा, अगर आप अभी भी लॉन्ग है तो उसके मुताबिक आपका स्टॉप लॉस कम से कम नहीं तो 42,266 के जोन में आना चाहिए। अभी हम मिडवे में आशीष, यहां पे कूदना सही नहीं रहेगा। एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़ा शांत बैठिए और थोड़ा बैकफुट पे आने का इंतजार कीजिए आशीष। शांत बैठिए, बैकफुट पे आने का अब इंतजार करिए। चलिए, मैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखा दूं, उसके बाद CNBC आवाज के आज के आफ्टरनून पैनल से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। सबको दिखाई दीजिए एक बार स्क्रीन पे। कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा, उनके मार्केट्स के व्यूज, उनकी बेहतरीन पिक, सब पे बातचीत होनी है। पहले दिखाइए डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब क्या लेकर आए ट्रेंडिंग स्टॉक्स के तौर पे। सबसे पहले तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। खींचे भाई, कौन कौन से स्टॉक्स हैं क्विकली। मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों आपको मेटल स्टॉक्स टाटा स्टील और हिंडाल्को दिग्गज स्क्रीन पे नजर आएंगे। दोनों 2 से 2.5% की मजबूती के साथ कामकाज दिखाते हुए। मेटल्स में तो खैर रह रहे कि अच्छा आउट परफॉर्मेंस, तो चाइना फैक्टर एट प्ले है क्लियरली, और कुछ नहीं बदला है। चाइना को लेकर जो सेंटिमेंट्स बदल रहे हैं वो मेटल्स के मूड पे बढ़िया तरीके से रब ऑफ देते हुए। सीमेंस आज क्या, पिछले कई दिनों से चर्चा में, एक्सपर्ट्स ने कई बार पिक दी सीमेंस को लेकर। सीमेंस के वो रेल के साथ इन्होंने वो फाइनली वो डील करार कर लिया 26,000 करोड़ रुपए का, वो बड़ा पॉजिटिव था। आज फिर वो RVNL के साथ जो कंसोर्शियम में इन्होंने डील बैक करी, वो पॉजिटिव था। सीमेंस सबके बीच में 0.25% अब मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और हैवेल्स में अच्छा मूड, हैवेल्स मेरे ख्याल से कल अपने तिमाही रिजल्ट्स भी घोषित करने वाला है, तो नंबर्स से पहले शायद 2.25% के आसपास के उछाल के साथ हैवेल्स इस समय कामकाज कर रहा है। मंदी वाले स्टॉक्स दिखा दीजिए प्लीज। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में कवर भी कर लें जो हरकत में है। HDFC लाइफ 1.5% कमजोर है। ये तब हो रहा है जब HDFC ट्विंस तो बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आज फिर HDFC ट्विंस सपोर्टिव है। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आऊंगा, तब दिखाऊंगा आप लोगों को। टाटा मोटर्स 1.25% की कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ।
अल्ट्राटेक सीमेंट 3/4% का दबाव दिखा रहा है और डेल्टा कॉप अपने नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। 3.25% कमजोर इस समय अपने कमजोर नंबर्स पे डेल्टा कॉप कामकाज करता हुआ। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा, वो दिखाएगा आपको कैसे एचडीएफसी ट्विंस आज फिर मदद कर रहे हैं, कैसे रिलायंस, कैसे लार्सन एंड टूब्रो जैसे कुछ प्लेयर्स, इन्फी, टीसीएस, ये सब पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है आज की, वो आपकी स्क्रीन पर। काफी सारे लार्ज कैप हैवी वेट्स आज बाजार की मदद कर रहे हैं और उसमें सेक्टोरल जैसे टीसीएस और इन्फी उधर था, एफएमसीजी में कोई एचयूएल, कोई आईटीसी मदद कर रहा है। कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चा होनी है, लेकिन अब आज का वो पैनल आपकी स्क्रीन पे। आप सबको गुड आफ्टरनून। शुरुआत कर रहा हूं इस समय की दोपहर की टॉपिक्स के साथ। गाबा सर, कौन सा स्टॉक? बिल्कुल, आपने उसका जिक्र भी किया है, वो है हैवेल्स इंडिया। बिल्कुल, इससे यहाँ पर एक अपमूव मिला है, हायर टाइम फ्रेम ठीक नजर आता है, 5-7 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद हैवेल्स इंडिया में आज एक तेजी नजर आती है। ट्रेड कर रहा है 1205 में हैवेल्स इंडिया। मुझे लगता है 1190-95 का स्टॉप लगा कर चलें, पॉसिबल है कि 1220 जोन देखने को मिल सकते हैं। हैवेल्स इंडिया बाय। हैवेल्स इंडिया का देखिए आपका बाय है और स्ट्रॉन्ग व्यू हैवेल्स पे अर्निंग से पहले आपका 1205 पे ट्रेड करता हूँ, मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट 1205 पे हैवेल्स से। राहुल शर्मा जी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। एक स्ट्रॉन्ग प्री मार्केट, अगर प्री बजट अगर आप देखें, एक स्विंग नजर आ रहा है इंडस्ट्रीज में और कैपिटल गुड्स, सीमेंट अच्छा मूव देते हुए, आज बैंक्स अच्छा मूव देते हुए, आईटी अच्छा मूव देता हुआ। आपके कन्वर्शन कॉल क्या है और इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू क्या है? जी नमस्कार वीरेंद्र जी। देखिए, जो हिसाब से निफ्टी ने आज सस्टेनेंस दिखाई है, अब तक इसके पहले हमने देखा था कि इंट्राडे जो भी ग्रीन कैंडल बनती थी सेलिंग में तब्दील हो जाती थी, लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन सस्टेनेंस देखने को मिला है। इसका मतलब निफ्टी में हमें आने वाले दिनों में 18,500 तक की तेजी यहाँ पर खुलती हुई दिख रही है। तो बायस जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। हो सकता है 18,000 का जो बेस है उसको एक बार वापस रिटेस्ट किया जाए। अगर कोई डिप मिलती है तो डिप में बाइंग की रणनीति रखे। मेरे हिसाब से पोजिशनली यहाँ पर एक अच्छी प्री बजट रैली, कोई बड़े तरीके से तो नहीं, लेकिन एक मिनी प्री बजट रैली डेफिनेटली यहाँ पर शेप होती हुई दिख रही है। हमारी जो नजरें हैं इस मार्केट में पीएससी इंडेक्स पर है। पीएससी इंडेक्स ने बहुत ही बेहतरीन क्लोज दिया कल के दिन में और उनमें से एक हैवी वेट है ओएनजीसी। ओएनजीसी में बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है। स्टॉक ने ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस होने के बावजूद हायर हाई हायर लो का सेटअप इंटैक्ट रखा हुआ है और कल के सेशन में डिलीवरी क्वांटिटी तकरीबन 5-6 सेशन के हाईएस्ट लेवल्स पर थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है ओएनजीसी के अंदर। तो 160 के लक्ष्य के लिए ओएनजीसी को बाय कीजिए, 145 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि ओवरऑल पीएससी स्टॉक्स में बजट के पहले यहाँ पर मोमेंटम और बाइंग इंटरेस्ट दोनों बना रहेगा। ओएनजीसी बढ़िया ब्रेकआउट की संभावना बन रही है, रह रहे के एक्यूमुलेशन बढ़िया है और कच्चा तेल उबाल दिखा रहा है। मेरे ख्याल से 86.5 के आसपास ब्रेंट इस समय कामकाज कर रहा है। कल इस समय और आज इस समय के बीच में $2 का उछाल है। ये सब सपोर्टिव है ओएनजीसी के लिए। 145 का स्टॉप, 160 के टारगेट्स के लिए यह है प्रेफर्ड पिक और पीएससी यूनिवर्स ही पसंद आ रहा है इस समय, लेकिन उसमें सबसे पसंदीदा बेट शर्मा साहब ने बता दी। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, दोपहर का ट्रेड। देखिए, दोपहर का ट्रेड आशीष जी सेल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टील अथॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ और उसका रीजन ये है कि देखिए मेटल में बहुत सारे काउंटर्स में हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, उनमें से ही सेल भी है जहां पर 89.50 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो कम से कम ₹2.5 का अपमूव करंट लेवल से भी देखने को मिल सकता है। तो 93 के टारगेट के लिए सेल में खरीदारी करेंगे ₹88.90 के स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर आप एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 90 वाला कॉल ऑप्शन ₹2.25 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए ₹1.40 के स्टॉप लॉस के साथ ₹4 के टारगेट के लिए। जी हाँ, सेल याद रखिएगा। एग्जैक्टली मानस के बोलते बोलते ये जो 90 की कॉल है वो डे हाई पे फ्लोट कर रही है। सेल मेरे स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त ऑप्शंस के डेटा में अगर आप देखें परचेस करता हुआ, दैट्स गुड। सेल अगर आप देखें एक और ट्रेड हो गया यहाँ पर मानस जी का। राजेश सतपुते जी, आपका कन्वर्शन ट्रेड? ब्रिटानिया पे सुबह भी मेरी इस पे बात हुई थी। ब्रिटानिया है, डाबर है, कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप सेफ बेट ले सकते हैं। सो ब्रिटानिया को ही कंटिन्यू करेंगे। जो सुबह कॉल दिया था, जो नया स्टॉप लॉस होगा, जो नया ट्रेड होगा, उसके लिए स्टॉप लॉस होगा करीबन 4,360 का और जो टारगेट सेट किया है हमने
कि इनिशियली 4450 तक जाएगा, लेकिन मोटा मोटी 4500 तक की मूव मुझे लगता है ब्रिटानिया में आएगा। और वैसे भी ब्रिटानिया चलने लगता है तो 100 रुपए तो ऐसे ही चलता है। तो आई थिंक इस लेवल पे ब्रिटानिया लुक्स गुड टू मी। इन लेवल्स पे ब्रिटानिया अट्रैक्टिव लगता है, तो फिर से ब्रिटानिया रिविजिट करते हुए खरीदारी करने का कॉल आपकी स्क्रीन पे। सारे ट्रेड्स रिविजिट कर दूंगा, पहले गौरांग से जान लिया जाए फंडामेंटली क्या एक्यूमुलेशन करना है। गौरांग सर, क्या खरीदारी करनी है? धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से, या फिर शुभ मध्यांतर हमारे तरफ से। ऑटो क्षेत्र को लेकर के दिल्ली में जो ऑटो एक्सपो हो रहा है, हाँ। तो ऑटो क्षेत्र काफी चर्चा में है, और ऑटो क्षेत्र के साथ बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ ऑटो एंसेलरी सेक्टर भी है, और वहां पर एक कंपनी है महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव। मेरे ख्याल से पिछले 6-8 महीनों में इसने काफी बेहतरीन रुझान दिया है, और जिस तरीके से कंपनी अपने पुर्जे मुहैया कराती है और जो कारोबार को लेकर के रणनीति है, अगर आपके पास थोड़ी बहुत मध्यम से लंबी अवधि की समय सीमा है, तो इस स्तर पर पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे गिरावट पर और इसको अपना निवेश बढ़ाते जाए। हमें लग रहा है कि ऑटो सेक्टर रुझान बेहतर करेगा, तो ऑटो एंसिलरी ओईएम सेगमेंट भी अच्छा रुझान है। महिंद्रा सीआई ऑटो अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, ये गौरांग जी का टॉप कॉल है, और यहाँ 376-95 पे ट्रेड करता हुआ। अब एक दो स्टॉक्स और ऐड कर लेते हैं आई थिंक इस डिस्कशन में, फिर आगे अगर आप देखें इस पारी को और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा पे फ्लोट कर रहे हैं इस वक्त। देखिए मार्केट्स वहीं फिर अगर आप देखें हाई और के बीच थोड़ा नीचे फिसले हुए हैं, मतलब फंसे हुए हैं, तो 2-3 स्टॉक्स को इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। एक बार आप लेके आइए जनाब ट्रेंट में आज सुबह सुबह हमने ट्रेड किया था, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इमर्ज हुई थी, अब यहाँ पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जहाँ तक ऑप्शंस को पकड़ने की सवाल है, मैं अभी 2-3 ओआई गिनर्स रख रहा था आपकी स्क्रीन पे। देखिए एलएनटी ने अपना मैजिक शो दिखा दिया। लेट्स ग्रैब सम ऑप्शंस नाउ। एक बार राहुल जी जरा सिमंस को देखिएगा। सिमंस फाइनली इस फ्लैग के ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ, मेरे स्क्रीन पे प्राइस है 3041। डायरेक्टर साहब इसकी कोई कॉल लेके आइए। लेट्स ब्रिंग सिमंस कॉल ऑप्शंस। 3050 की कॉल हो तो वो लेके आइएगा, और सिमंस की कॉल 3050 एग्जैक्टली अगर आप देखें 41 रुपए पे ट्रेड करती हुई है ऑप्शन, यस 42 पे इनफैक्ट। इस फ्लैग को प्ले करने के लिए राहुल जी ये ऑप्शन कैसा रहेगा? 4120 पे ट्रेड कर रहा है, या फिर आप नेक्स्ट मंथ में जाना चाहेंगे? आपका व्यू राहुल जी। जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए कैपिटल गुड्स में तेजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सीमेंस में खास करके एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जहां पर 3200 रुपए तक के लेवल सीमेंस में आते हुए दिख रहे हैं। तो 3050 का जो कॉल ऑप्शन है, इनफैक्ट इसी एक्सपायरी का, यानी कि जनवरी एक्सपायरी का ही लिया जा सकता है, तकरीबन 40-41 रुपए के आसपास। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम मूव नहीं होता दिख सकता है कल के हाई के ऊपर, यानी कि कल का हाई था 3053 का। मेरे हिसाब से जैसे ये लेवल निकलेगा मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा, तो इसे प्रीएम्प्टिवली भी यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, और मुझे लगता है कि ऊपर में 55 और 65 ये दो टारगेट्स इमीडिएट बेसिस में आते हुए दिख सकते हैं सीमेंस की 3050 के कॉल ऑप्शन में। जी हाँ, 3050 की अगर आप देखें कॉल ऑप्शन पे आप नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉसेस जो हैं और जो टारगेट्स हैं, वो स्पॉट को अगर आप देखें जिस तरीके से टिप्पणी की जाती है आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट याद रखिएगा प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, और राहुल जी की टिप्पणी अगर आप देखें बिल्कुल सटीक रही इस लिहाज से। और एक दो स्टॉक्स को मार्क करना चाहूँगा जहाँ पे आज मूव आ रहा है। आज जरा आप नंबर से पहले एशियन पेंट्स को देखिए 2949। जानते हैं आज फर्स्ट टाइम पोस्ट 30th of दिसंबर यानी जनवरी की सीरीज में पहली बार इस स्टॉक ने ये इतना जनाब ओवरसोल्ड था कि पूछिए मत। मैंने मतलब इतने बुरे हालात में सिर्फ इससे पहले दो ही स्थिति में अगर आप देखें एशियन पेंट्स को देखा था। एक मई 2022 जब क्रूड 141 की ट्रैजेक्टरी में चला गया था उस वक्त, और इवन ड्यूरिंग द कोविड भी अगर आप देखें ड्यूरिंग कोविड भी मार्च 2020 के फॉल में भी ये इतना बड़ा डिफरेंशियल 200 डेमा से मेंटेन नहीं कर रहा था। आज एक स्मार्ट पुल बैक पिडिलाइट में भी है, और जनवरी की सीरीज में फर्स्ट टाइम आज एशियन पेंट्स ने 10 डेमा को छुआ है। मानस आपकी टिप्पणी क्या होगी इस वक्त पिडिलाइट पे और एशियन पेंट्स में? आज पुल बैक ट्रेड स्क्रीन पे विजिबल है, इन दोनों में पुल बैक ट्रेड पे आप राइड करना चाहेंगे क्या?
देखिए ये सही है कि दोनों स्टॉक में हमने रिवर्सल देखा है, लेकिन एशियन पेंट्स अभी थोड़ा दूर रहेंगे क्योंकि अभी भी देखिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, ऊपर की तरफ स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहा है। मेरा समझना है कि जब यहाँ पर तब तक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक ये 3000 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करेगा, जो कि 20-डे मूविंग एवरेज है। आई थिंक अगर इन दोनों में से एक ट्रेड लेना होगा तो पिडलाइट के साथ ज्यादा कंफर्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा बुलिश पैटर्न दिख रहा है डेली और इंटरडे चार्ट पे। हो सकता है ये 20-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करे। अगर आप आरएसआई देखिए तो वहां पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस पिडलाइट में क्लियरली दिखेंगे। तो मेरा समझना है एक छोटे से मूव के लिए, करीब 40 रुपए के अप मूव के लिए करंट लेवल्स पे आप पिडलाइट में खरीदारी कर सकते हैं। 2464 आपके स्टॉप लॉस के लेवल्स होंगे, ये कैश लेवल्स है। दोनों में बेहतर है पिडलाइट अगर खरीदारी करनी है। खैर एशियन पेंट्स के ध्यान रखें, कल रिजल्ट्स आने हैं, कुछ देर बाद सुमित को जोड़ेंगे। एशियन पेंट्स एचयूएल को जो नंबर्स आने उन पे समझा जाएगा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कहां नजर रखनी है हम लोग को। सूला विनयार्ड्स खींच के लेकर आइए भाई, आज फिर फट गया है वो स्टॉक। सूला विनयार्ड्स का आज का दिखाइए, ये देखिए अचानक फिर 10% का उछाल। और हफ्ते भर का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। जब से इसने अपने Q3 के अपडेट्स दिए हैं ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आईपीओ के बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया था, कुछ नहीं कर रहा था, और क्वार्टर अपडेट कह रहा था 13% की ग्रोथ है, पर ये स्टॉक उस हिसाब से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ही 26-27% का उछाल डिलीवर करके दिखा चुका है। गौरांग सर, ये आपके कवरेज में आया नहीं आया सूला विनयार्ड्स? नहीं आशीष, हमने कवरेज आईपीओ के लिए भी नहीं निकाली थी और उसके पश्चात स्टैंडअलोन रिपोर्ट भी नहीं है। हाँ। लेकिन कल से ये खबर में है कोई बड़ा निवेशक यहाँ पर कुछ खरीदारी करना था, ऐसा कुछ सुनने में आया था। स्पष्टीकरण नहीं है इसका मेरे पास, लेकिन कवरेज नहीं है हमारे पास। तो गावा सर, ज्यादा पुराना चार्ट है नहीं तो कोई और नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। चार्ट्स पे कैसा स्टैक्ड अप है? ऑटर्स क्लब में कितने प्रोडक्ट हैं इसके? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ मुझसे पूछ रहे हैं? वहाँ नहीं है। गावा सर, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही यार ये गावा सर के उसमें कुछ ऑडियो में रोज प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्टर साहब सॉर्ट आउट कराइए यार। कल से आ रही। तो ऑटर्स क्लब चलते हैं वीरू शाम को और फिर समझते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है गावा सर के। हाँ ये बात पक्की आ गई गावा सर, सूला विनयार्ड्स पे पूछ रहा था भाई, ज्यादा पुरानी लिस्टिंग है नहीं तो आप ही बता सकते हो चार्ट्स पे कैसा स्टैक्ड अप है। मुझे तो अच्छा और वीरू लगता है। पूछ रहे थे ऑटर्स में कितने प्रोडक्ट हैं सूला के। देखिए मुझे तो अच्छा लगता है सूला विनयार्ड, ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है लिस्टिंग के बाद 370 के आसपास। तो मुझे लगता है जैसा ट्रेड बन रहा है, ट्रेड कर रहा है 416 टॉप, डीप चाहिए 380 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है आते दिनों में हायर जोन देखेंगे। वो ऐसे जोन पर है यहाँ पर अब सेलिंग नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है सूला विनयार्ड, तो ये सब बाय ऑन डिप्स 380 का स्टॉक। सूला विनयार्ड्स आपकी स्क्रीन पे 414.80 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल मानस, आपकी वो कॉल जो है वो अच्छा मूव देती हुई, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब देखिए, ट्रेड्स इसमें कोई राय नहीं है कि सुबह की तुलना में अब थोड़े कम हैं, अब उतने अच्छे ट्रेड्स नहीं हैं, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो के कंपैरिजन में जितने सुबह थे। जरा एक बार कॉल लेके आइए, एग्जैक्टली भी मानस ने दी थी 210 पे, अब करीब करीब 260 का हाई लगा के आई, तो अच्छा स्विंग देती हुई ये कॉल अगर आप देखें, और डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। अच्छा, एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर लेता हूँ जहाँ पे अच्छा स्विंग आ रहा है। अब जरा एक बार आप टाटा स्टील लेके आइएगा, टाटा स्टील डे हाई पे फ्लोट करता हुआ, और एक बार राहुल जी टाटा स्टील को रीड कीजिएगा। फ्लैग का ब्रेकआउट आज कंफर्म हुआ है। आज सुबह अगर आप देखें ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट्स में, अगर आप देखें मेटल्स का उल्लेख कर रहे थे, सब में मूव है। टॉप सेक्टोरियल ओआई गेनर है मेटल्स। टाटा स्टील ने इस राइजिंग चैनल को जो बाइसेक्ट किया है उसका मीनिंग क्या है? अब क्या ये अपने उस अप्रैल हाइज को रिविजिट कर सकता है जो कि 137 पे प्लेस्ड है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मेटल्स में डेरिवेटिव्स डेटा, प्राइस एक्शन और साथ में वॉल्यूम्स काफी जबरदस्त है। 70% वॉल्यूम्स हो चुके हैं, 8% लॉन्ग एडिशन देखने को मिल रहा है, और एक मिनी ब्लू स्काई टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है टाटा स्टील। यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस आज के सेशन में निकाले, और मुझे लगता है कि अब वाला जो मूव है तकरीबन हमें 130 रुपए तक ले जा सकता है ऊपर में। तो अगर आप पोजीशन तेजी में है यहाँ पर बने रहे, फ्रेश भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लिया जा सकता है। 119 का एक स्टॉप लॉस लगाया, और मुझे लगता है कि ओवरऑल मेटल्स पैक में टाटा स्टील पूरे सेक्टर को लीड करेगा यहाँ से,
और ओवरऑल मेटल सेक्टर तो पॉजिटिव है ही, लेकिन जो कैचअप है यानी कि मेटल इंडेक्स अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, लेकिन जो कैचअप प्ले करना है हिंडाल्को, टाटा स्टील और वेदांता जैसे स्टॉक्स को, ये काफी इंटरेस्टिंग है और ये एक तरह से मेटल इंडेक्सेस का जो सेटअप है वो क्लियरली बुलिश रखेगा। तो पोजिशनल तौर पे बाय करके चलिए, मेरी सबसे अच्छी अपसाइड आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकती है पूरे के पूरे मेटल पैक में। जी हाँ, मेरे स्क्रीन पे इस वक्त जो डेरिवेटिव्स की अगर आप देखें जो मेन्यू है वो सिर्फ सुसज्जित है मेटल से। इट्स ऑल अबाउट मेटल्स 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 और मेटल्स। टाटा स्टील डे हाई पर, हिंडाल्को डे हाई पर, सेल डे हाई पर, वेदांता की अगर आप देखें फरवरी की जो कॉल्स है वो भी डे हाई पे फ्लोट करते हुए। निफ्टी एक बार फिर से 18,158 के क्लस्टर पे। अच्छा, इससे पहले कि आप इस कार्यक्रम से आप देखें बाहर जाएं राहुल जी, ये आप लोगों ने जेएम फाइनेंशियल्स में जो क्लाइंट्स को प्री बजट बाइंग कराई है वो कहाँ कहाँ कराई है? मतलब 4-5 दिन पहले कराई हो, आज कराई हो, या फिर जहाँ कराने का आप लोग अगर आप देखें सोच रहे हो, टारगेट्स कुछ स्टॉक को क्या है? मिड कैप में, लार्ज कैप में, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स कौन कौन से स्टॉक्स पे फोकस किया आप लोगों ने? वीरेंद्र जी, देखिए 3 सेक्टर है ब्रॉडली जहां पर हमें लगता है कि हमारी जो बजट की स्ट्रैटेजी है और मार्केट का जो अलाइनमेंट है वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए। सबसे पहले जो सेक्टर है जो क्लियरली लीडरशिप सबसे पहले दिखाई वोलेटिलिटी में, वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में लार्सन एंड टूब्रो, सीमेंस, इनफैक्ट जो डिफेंस कंपनीज है जो मेक इन इंडिया की थीम में, उनमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीईएल जैसे काउंटर्स हमें बहुत पसंद आते हैं। तो एज अ थीम कैपिटल गुड्स और मेक इन इंडिया एक ऐसा एरिया है जहां पर हमें लगता है कि अच्छा ट्रैक्शन बजट में रहेगा। दूसरा जो सेक्टर है वो आपका मेटल्स है। क्लियरली चाइना रीओपनिंग हो चुका है, बेस मेटल्स में बड़ी तेजी है और क्लियरली हमने देखा है कि जो सारे मेटल काउंटर्स है उनमें बहुत ही अच्छे बुलिश सेटअप्स है। टाटा स्टील हुआ, वेदांता हुआ, हिंडाल्को हुआ। तो ये 2 सेक्टर है क्लियरली जो कि यहाँ से अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं आने वाले समय में। तीसरा जो सेक्टर है जो बहुत ही अंडर ओन्ड है एक तरह से, अगर मैं ब्रॉड कह सकता हूं तो पीएसई इंडेक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनमें से एक पीएसई बास्केट हमने ऑलरेडी महीने की शुरुआत में निकाली थी, उस पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ये वो चुनिंदा काउंटर्स है जिनमें अच्छी ट्रैक्शन हमें बजट तक देखने को मिल सकती है। तो ये ब्रॉडली 3 सेक्टर्स है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपका सबसे पहले कैपिटल गुड्स, फिर मेटल्स और पीएसई स्टॉक्स। ये 3 एरियाज है जहां पे हमें लगता है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और जहां तक निफ्टी का सवाल है, हमें लगता है कि एक मिनी प्री बजट रैली यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है, जहां पे निफ्टी 18,500 से लेके 18,600 तक के लेवल्स टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। और ओवरऑल अगर कोई डिप वगैरह भी आता है बजट के पहले तो उसे एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेने की एडवाइस है। राहुल जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया जिस्ट भी दे दिया राहुल जी ने। ये जो मोमेंटम है, शायद ये जो प्री बजट रैली आप कह लीजिए जो हम दिख रही है स्क्रीन पे, ये 18,500 और शायद हो सकता है 18,600 तक हमें लेके जाए। जो बजट रिलेटेड वीडियो ने सवाल पूछा था कौन से स्टॉक्स, कौन सी पॉकेट्स अट्रैक्टिव लग रही हैं, कोई कैपिटल गुड्स, मेटल्स और पीएसईज, जिसमें ओएनजीसी चुना भी था आज का प्रेफर्ड ट्रेड के तौर पे। ये वो पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं जो आने वाले दिनों में यहां से भी बढ़िया आउट परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, हेडलाइन में हमने पढ़ा था कि भाई कंटेनर कॉर्पोरेशन की विनिवेश की गाड़ी आगे बढ़ चली है। उसकी डिटेलिंग के लिए लक्ष्मण दिल्ली से जुड़ते हुए, लक्ष्मण के पास जाऊं, समझूं कंटेनर कॉर्पोरेशन को लेकर क्या अपडेट्स हैं। क्विकली 4 का चौका का टीजर, ताकि इस बीच हमारे एक्सपर्ट पैनल जो है अपने अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रेडी रखें। लाइए भाई सस्ता ऑप्शन, उसके लिए जाएंगे मानस के पास। एफएनओ सुपरस्टार के लिए गाबा सर के पास जाएंगे। चार्ट का चमत्कार सतपुते साहब देंगे आपको। और मिड कैप फंडा, वैसे गौरांग सर ने शुरुआत भी एक मिड कैप पिक के साथ करी, महिंद्रा सीआई। देखते हैं यहां पे 4 का चौका में कौन सा मिड कैप फंडा स्टॉक गौरांग सर आइडेंटिफाई करते हैं। और इस बीच कंटेनर कॉर्पोरेशन पे लक्ष्मण को दिखाइए स्क्रीन पे। लक्ष्मण, ये विनिवेश की गाड़ी कहां तक बढ़ी, कितना और धक्का लगने वाला है, क्या अपडेट्स है हमारे पास? देखिए, दरअसल विनिवेश की गाड़ी जो है कुछ इस तरह से हो गई है कि 4 कदम आगे बढ़ती है, फिर 2 कदम पीछे हट जाती है। कुछ दिन पहले विनिवेश सचिव के हवाले से खबर ये आई थी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसी महीने जारी किया जाएगा। अब मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को अंतिम मंजूरी देने के लिए
30 जनवरी को, जी हाँ 30 जनवरी को कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डाइवेस्टमेंट, जिसको CGD कहते हैं, उनकी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक की अगुवाई खुद कैबिनेट सचिव करते हैं। तो 30 जनवरी को इस बैठक में इसे मंजूरी मिल जाती है, तब फिर कम से कम 3-4 दिन लग सकता है इसको आगे EOI जारी करने में। तो हो सकता है कि ये महीने को मिस कर जाए डेडलाइन को, अगले महीने के पहले हफ्ते में EOI जारी करता हुआ दिखे। लेकिन इस EOI में क्या खास बातें होंगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जिसकी संभावना ज़्यादा होने की। वो है आपको कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो सरकार जारी करेगी उसमें कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बोली लगाने वालों के में आप विदेशी कंपनियों को भी छूट दी जाएगी कि वो भी चाहे तो बोली लगा सकते हैं, चूंकि इस सेक्टर में FDI की छूट है। दूसरा, विदेशी फंड जो है वो भी इसमें बोली लगा सकते हैं। एक पाबंदी ये होगी, घरेलू सरकारी कंपनियां इसमें बोली नहीं लगा सकेंगे। ऐसा नहीं कोई दूसरी सरकारी कंपनी चाहे खरीद ले तो वो नहीं कर सकेंगे। तो इन कुछ शर्तों के साथ जो है सरकार कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के EOI का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और 30 जनवरी को इस बैठक के बाद बहुत जल्द इसको जारी किया जा सकता है। बता दूं कि सरकार इसमें 30.8% अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। हे कंटेनर कॉर्पोरेशन तो विनिवेश की गाड़ी और आगे बढ़ेगी, ये सही था। 4 कदम आगे बढ़ रही है, 2 कदम पीछे आ रही है। कभी कभी हैंड ब्रेक जब काम नहीं करते हैं तो क्या करते थे, जैसी गाड़ी आगे बढ़ी पत्थर लगा देते थे पिछले टायर पे, तो रुक जाता था। तो लेकिन इस केस में क्या है कि विनिवेश की गाड़ी जो बढ़ रही है, अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ड्राफ्ट रेडी है, औपचारिक मंजूरी आएगी और उसकी कुछ वैल्यूएबल इनसाइट भी लक्ष्मण शेड करते हुए कि विदेशी कंपनीज, विदेशी फंड्स चाहे तो बिड कर सकते हैं। हाँ, बाकी इसके पीयर सरकारी कंपनीज जो हैं वो बिड नहीं कर पाएंगी। ये अपडेट्स लक्ष्मण की तरफ से बढ़िया तरीके से आते हुए। कंटेनर कॉर्पोरेशन गौरांग सर भाई कहते तो हैं बहुत एम्बेडेड वैल्यू है, बहुत अच्छी, और इसीलिए शायद इच्छुकता भी कई डोमेस्टिक कंपनीज ने भी जाहिर करी। इतना लंबा प्रक्रिया हो चुकी है, इतना समय कि बहुत सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, इवन लक्ष्मण ने कई बार अपडेट दिए कि ये सब इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। लेकिन एट 700 आपको ये कितनी राइटली वैल्यूड नजर आती है? कहाँ खड़ा है कंटेनर कॉर्पोरेशन पे? आपका हाउस व्यू क्या बन रहा है? आशीष, बुनियादी तर्क के आधार पर काफी लंबे समय से कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर इन द लॉजिस्टिक सेक्टर खरीदारी की राय है। और अभी जिस तरीके से लक्ष्मण जी जिक्र कर रहे थे, 4 कदम आगे और 2 कदम पीछे, तो ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। आप 8 या 10 कदम आगे बढ़े और फिर 2 कदम पीछे ले तो समझ में आता है, लेकिन ये 4 आगे और 2 पीछे तो मामला वहीं का वहीं ठप पड़ जाता है। और विनिवेश को लेकर के सरकार के तरफ से सिर्फ कंटेनर कॉर्पोरेशन के लिए नहीं, लेकिन बाकी अन्य कंपनी के लिए बातें बहुत सुनी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कामकाज बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, जो लैंड पार्सल्स भी कॉन्कोर के पास है, कंटेनर कॉर्पोरेशन के पास, वो भी काफी अट्रैक्टिव है वैल्यू अनलॉकिंग करने के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, मूल्यांकन के हिसाब से अगर आपके पास लंबी अवधि का नजरिया है तो बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी करें। विनिवेश कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, किस रूप में होगा, इसके लिए मेरे ख्याल से आपको बहुत समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 4 नहीं 10 कदम आगे बढ़े। जी, और एक बात तो है आशीष, अगर आप देखें इस डिलेड डिसइन्वेस्टमेंट, आई मीन इस प्रक्रिया ने ना, आप यकीन मानिए, इस स्टॉक को थोड़ा स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया। मुझे याद है जब लैंड लाइसेंसिंग फी वाली खबर पे जब लक्ष्मण जी का पहले खबर आई थी ना, उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है इस स्टॉक ने क्या मूव दिया था। एक फर्स्ट ट्रांच में 770 तक गया था, सेकेंड ट्रांच में 820 तक गया था, और आज ये हाल है कि जनाब ये स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। तो आई थिंक खबर में जो शुरुआत में लक्ष्मण जी ने जो बात कही, जो मायूसी भी एक जाहिर की, आई मीन 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, वो स्क्रीन पे विजिबल है, प्राइस पे विजिबल है। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर को बताने के लिए। स्टॉक थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, याद रखिएगा, राइट एट 705, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर था, लेकिन अब बैकफुट पे। एक दो स्टॉक्स को मार्क कर लेते हैं और आपकी स्क्रीन पे मैं ही एक कुछ सेकंड के लिए अगर आप देखें, निफ्टी बैंक लेके आना चाहूँगा। याद रखिएगा इंडेक्स ट्रेडर्स, स्पेशली जो 2 बजे का मैंने व्यू रखा था, अगर आप बैंक निफ्टी पे लॉन्ग हैं और अपने सुबह की लॉन्ग्स को अभी भी होल्ड करा था, देखिए क्योंकि फ्रेश लॉन्ग का तो मतलब नहीं होता है। मतलब मैं 2 बजे कहूँ फिर कि अगर आप देखें 50 पॉइंट के लिए आप राइट कीजिए, वो लॉजिकल नहीं था। बट अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में सुबह का मॉर्निंग हाई बाइसेक्ट होता है, आई मीन 42,560, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो बहुत एक
जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग स्विंग के अंतर्गत आपको जो सेकेंड लेवल्स है वो मिल सकते हैं। उन सर्कमस्टेंसेज में 560 के मॉर्निंग की प्लेट लेके आइएगा, 42,695 और 827 ये फर्स्ट प्रोजेक्शन है अगर 560 का जोन बाइसेक्ट होता है, क्योंकि पिछले आधे घंटे में जहां स्ट्रेंथ है दैट्स बैंकिंग, उसमें निफ्टी बैंक और स्पेशली एक्सिस बैंक अब डे हाई की जोन में आके ट्रेड करता हुआ। मानस एक बार जरा एक्सिस बैंक को देखेंगे आप, अभी पिछले कुछ समय से एक्सिस बैंक अच्छा करता हुआ एट 924 एट डे हाई, और उसका एक पुश निफ्टी बैंक पे विजिबल है। एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए एक्सिस बैंक का। मानस एक्सिस बैंक पे आपका टिक। देखिए एक्सिस बैंक ने एक रेजिस्टेंस इंट्राडे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस था 922 के आसपास, उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब ये 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर निकलेगा, जो कि 932-33 के आसपास है। तो एक छोटे सा मूव के लिए चांस आप ले सकते हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 918 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 932 के टारगेट सेट करिए। लेकिन अगर आपको बड़े टारगेट सेट करने हैं तब आपको इंतजार करना पड़ेगा 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक होने का। एक्सिस बैंक में बढ़िया, कई सारे स्टॉक्स में मूव अच्छा आ रहा है। ऐसे ही एक्सिस बैंक की तरह लास्ट ने टूबरो खींच के लेकर आई है, जो अभी बार बार चर्चा में आ रहा है। 2.5% का उछाल और फर्दर अपटिक्स अब और स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से फंडा, टेक्निकल, सब एक्सपर्ट्स ने, गेस्ट ने तेजी को राइड कराया है। पर इस समय मोमेंटम में सतपुते साहब चार्ट देख के बताइए भाई, लास्ट दिन टूबरो 2500-2600 के अभी फंडामेंटल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए थे मेरे ख्याल से परसों नरसों की बात है, उसके बाद और तेजी आ गई स्टॉक में। कितनी और ऊपर जा रहा है आशीष जी? देखिए अगर आप चार्ट देखें तो मेरे हिसाब से ये 2340 तक तो ये जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, मोमेंटम जबरदस्त है, लेकिन ये हुआ है कि ये पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से चला है, आपको इस लेवल पे एंट्री करना डिफिकल्ट जाएगा, बिकॉज दिस इज अ 52 वीक हाई, दिस इज ऑल टाइम हाई, आप कुछ भी कैसे। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड कैसे करें, तो मेरे हिसाब से एल&टी अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहे 2200 के स्टॉप लॉस के साथ। 2300 एक साइकोलॉजिकल हर्डल है और आप कह सकते हैं वहां पे कॉल राइटर खड़े हैं, लेकिन 2350 तक की जगह है। और फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑप्शन प्लेयर है और तो इन द मनी कॉल ऑप्शन यानी करीबन 2200 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 74 पे मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको मोमेंटम स्विंग अच्छा मिलेगा, इसे बाय करें। 55 के स्टॉप लॉस के साथ 100-110 का टारगेट सेट करें, लेकिन मोमेंटम है, आपको प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करना पड़ेगा। इंटरप्राइजेस का अपडेट आ गया है भाई। 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ के लिए अपडेट वेट सब सामने आ गई है। 27 को खुलेगा, 31 को बंद होगा, 1 को है बजट। तो बजट से पहले हमें एक 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को, इस बाजार को एब्जॉर्ब करना है। पार्टली प्रोसीड्स का इस्तेमाल होगा इस यूनिट की डेट्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, गौरांग से डाइजेस्ट कर लेंगे हम 20,000 करोड़ रुपए। उम्मीद करता हूं, लेकिन पूर्ण तरीके से कहना मुश्किल है। सुबह सासबो सेंसेक्स में गौरांग सर से बात हो रही थी, तो अदानी ग्रुप की कोई स्टॉक पे एक्टिव कवरेज नहीं है, तो फिर इस पे बात करने की जरूरत है नहीं। स्टॉक का व्यू ले लेता हूं गाबा सर से। गाबा सर, क्विकली अदानी एंटरप्राइजेस चार्ट चेक देंगे क्या? थोड़ा क्रैक हो रहा है क्रैक। यार डायरेक्टर साहब, आपने क्या कर रखा है? मानस आप ही दे दीजिए चार्ट चेक। तो देखिए अदानी इंटरप्राइजेस पे आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए अभी तक का तो ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज ने एक क्रॉसओवर 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ से दिया है, जो कि नेगेटिव है। हालांकि कोशिश कर रहा है स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास बॉटम बनाने की, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो अदानी इंटरप्राइजेस में खरीदारी तभी करेंगे जब 3660 के लेवल्स ब्रेक होंगे, उसके ऊपर स्टॉक निकलेगा। उससे पहले आई थिंक अवॉइड करना बेहतर रहेगा। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान रखिए 3520 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, ये हो गई अदानी इंटरप्राइजेस की कहानी। अब 4 का चौका का प्लीज टीजर लेकर आइए। सारे एक्सपर्ट के नाम मैंने मेंशन कर दिए थे, उनके पास जा रहा हूं। गावा सर को प्लीज रिपैच करिए, क्योंकि 4 का चौका में गावा सर के पास भी हमें जाना है। सस्ता ऑप्शन लाइए स्टिंग उसका स्क्रीन पे और दिखाइए मानस को। मानस, सस्ता ऑप्शन आज का। तो देखिए मेरा बहुत फोकस मेटल पे है आज, तो हिंडाल्को के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओपन इंटरेस्ट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज जो ब्रेकआउट देखने को मिला वहां पर वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको 15-20 रुपए का आपको जरूर देखने को मिल सकता है, इसलिए 500 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे। 8 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 4.90 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे, तो 3 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ 14 से 15 रुपए तक के भाव आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं, हिंडाल्को के 500 के कॉल ऑप्शन में।
रहता तो L&T और एक्सिस बैंक के बाद कोई तीसरा स्टॉक बात करने का था जहां पे बढ़िया मूव बन रहे हैं, वो है हिंडाल्को। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पे खींच के लेके आइए, बढ़िया मोमेंटम हिंडाल्को पिकअप करता हुआ इस समय नजर आएगा। ऑलमोस्ट 3% का उछाल है। मानस कह रहे हैं इसका 500 का कॉल खरीद दीजिए, एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सतपुते साहब, चार्ट का चमत्कार, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई करें? डायरेक्टर साहब, चार्ट का चमत्कार का प्लीज स्टिंग भी दिखा दीजिएगा। आशीष जी देखिए, अगर आप चार्ट का चमत्कार की बात करें तो मेरे हिसाब से आज जो स्ट्रेंथ दिखाया वो है HDFC ट्विंस ने। HDFC लिमिटेड की सुबह बात हुई थी, HDFC बैंक देखिए यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप अच्छा सा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है चार्ट जिसका चमत्कार की आप बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिला है और वो भी है 1620 के ऊपर। तो 1620 के ऊपर इतना स्ट्रेंथ दिखाएगा तो कहां तक जाएगा? तो मेरे हिसाब से जो इसका रिसेंट हाई करीबन 1670 1680 वहां तक तो आराम से जगह यहाँ पे अनफोल्ड हो रही है। तो इट्स अ बाय इन HDFC बैंक। मुझे लगता है बैंकिंग में जिस तरह से बिकवाली हुई है उसके बाद HDFC बैंक खींचेगा, सपोर्ट देगा। तो इट्स अ बाय इन HDFC बैंक। स्टॉप लॉस रहेगा 1625 का, टारगेट सेट करें 1660 टू 1670, 1670 प्लस ही रखें आप। HDFC बैंक आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर। राजेश जी की कॉल है और प्रकाश गाबा सर अगर जुड़ चुके हों तो बताइएगा सर, चलते हैं उनके पास FNO सुपरस्टार के लिए। प्रकाश सर सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बोलिए। मुझे FNO सुपरस्टार में अच्छा लगता है वेदांत। दिल्ली से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, अब ट्रेड कर रहा है वेदांत 325 के आसपास। मुझे लगता है कि अप मूव मिलना चाहिए। स्टॉप होगा 322, बस 223 का स्टॉप लगा चले तो पॉसिबल है कि वेदांत 330 तक जाने की संभावना रखता है कल तक। यस, वेदांत पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। वेदांत मेटल्स में गजब तेजी और गजब हाल है जनाब। अब देखिए लोअर परेल वर्ली से आवाज़ बैंड्रा नहीं जा पा रही है और दिल्ली से आवाज़ अगर आप देखें बैंड्रा क्या खूबसूरत जा रही है। आ रहा हूँ सर, मैं आऊँगा, अगर आप देखें अगले हफ्ते आपको ठीक से पैच करा के जाऊँगा। आशीष कराइए यार, क्या चक्कर है ये? तो लोअर परेल आप आइए, ये ऑटर्स क्लब में जाके गावा सर से पूछते हैं क्या दिक्कत आ रही है, आवाज में क्या है इशू, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे अपन दोनों। बिल्कुल। हाँ गौरांग सर, हाँ बैठते हैं। मैं अगले हफ्ते आ ही रहा हूँ वैसे ही मुंबई, अगर आप वेरी गुड। मैं अगले हफ्ते आ ही रहा हूँ सर, तैयार रहिए, बैठते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी भाई साहब ये जो थे वो पिछली बार दगा दे गए थे। पिछली बार इन्होंने अगर आप देखें हमारा वादा करके खुद ये बैकफुट पे आ गए थे। नहीं इस बार नहीं, चिंता मत कीजिए प्रकाश। अपन अज्यूम कर रहे हैं गावा सर इस बार फिर से बुलाएंगे। इस बार नहीं बिल्कुल बुलाऊंगा। नहीं सर, इस बार ना आप चिंता मत कीजिए, पार्टी का बिल आशीष नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गौरांग शाह मिड कैप फंड देंगे। हाँ, गौरांग शाह जी का मिड कैप फंड है। सर बताइए क्या आपका? बिल्कुल। तो कल एक सरकारी बैंक के नतीजे आए थे बैंक ऑफ इंडिया के। हाई प्रोविजनिंग और मुनाफे में नीचे के तरफ के आंकड़े आए। स्टॉक आज 3% नीचे, मेरे ख्याल से करीबन 90 के आसपास। हमने मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुनी नतीजों के पश्चात, और ये जो थोड़ी बहुत बिकवाली हावी हो रही है बैंकिंग सेक्टर में, मेरे ख्याल से अगर आप छोटी मध्यम अवधि की ज्यादा महत्व नहीं देते और नजरअंदाज करते हैं उसको, और अगर थोड़ा बहुत लंबा नजरिया रखते हैं तो यहाँ से शुरुआत करें और गिरावट पर और जुटे जाए। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले तिमाहियों में और वित्तीय वर्षों में बैंकिंग सेक्टर का रुझान तो बेहतर होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सरकारी बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के भी नतीजे काफी बेहतरीन आने की उम्मीद है। बढ़िया, तो रखिए एक सरकारी बैंक ऑफ इंडिया को रडार पे। वैसे अब तक जो नंबर्स आए हैं मोटा मोटी सरकारी बैंक्स के डिसेंट ही, बैंक एज अ स्पेस के बहुत डिसेंट नंबर्स आए, पर कुछ हेवी वेट नंबर्स और आने हैं अब से। सैटरडे को ICICI, कोटक, अगले हफ्ते एक्सिस, ये सब अवेटेड है। अब तक HDFC बैंक ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर करके दिखाए हैं, फेडरल बैंक ने प्राइवेट में, और सरकारी में तो सारे के सारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह अच्छे नंबर्स सबके। बैंक ऑफ इंडिया इस समय की मिड कैप फंडा पे क्विकली रैप अप कर रहा हूं। 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन मानस की तरफ से हिंडाल्को, एक फ्रेश ब्रेकआउट विजिबल भी था, 500 का कॉल लिया हुआ है, 14-15 के टारगेट, ₹4.90 का स्टॉप। FNO सुपरस्टार गावा सर की तरफ से आया था वेदांता, तो मेटल्स का ही तड़का है, हिंडाल्को उधर, वेदांता इधर, और 330 का टारगेट है, 322 के स्टॉप के साथ कल तक अचीव हो जाएगा, जैसा गावा सर मान। चार्ट का चमत्कार सतपुते साहब की तरफ से, दिग्गज हैवीवेट 2 दिन से चमक रहा है HDFC बैंक,
ये चमकता ही रहेगा। ये 1670 और फिर हो सकता है उसके आगे 1680 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ पे अप्रोच किया जाए। 1625 का लगाइए स्टॉप लॉस। और अभी गौरांग सर ने समझाया बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनिंग के चलते प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट, अदरवाइज नंबर्स अच्छे और जियोजीत को इन लेवल्स पे बीओआई पसंद आ रहा है। इस बीच बाजार के एक और एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया जुड़ते हुए। वीरू, एक और जुगाड़ हो गई है अपनी पार्टी की। चंदन का जन्मदिन है भाई। चंदन, हम सब की तरफ से, पूरे सीएनबीसी आवाज परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, वीरू, सारे पैनलिस्ट जितने भी हैं। और देखिए, जन्मदिन और सीएनबीसी आवाज के आप सभी साथियों और सभी दर्शकों के बिना ये पूरा नहीं हो सकता है। और हमेशा से यही वादा रहा है और यही जज्बा रहा है कि अच्छे से अच्छा निवेशकों को और व्यूवर्स को दें। और आपके हमेशा प्यार मिलता है, उसके लिए धन्यवाद। और पार्टी तो बहाना है, ऑफिस में था, मैं पार्टी करके आया हूँ, अब घर पहुंचा हूँ, पार्टी का दौर चालू रहेगा। और हम ये भी तैयारी कर रहे हैं कि बजट के दिन अच्छा माहौल बने। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार और शुभकामनाएं ऐसे ही मिलती रहे, उसके लिए तहे दिल से आभार। मेरी तरफ से भी चंदन जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक प्रकाश जी की पार्टी हो गई और एक हफ्ते में बहुत सारी पार्टियां निपटानी है। एक आपकी सात शाम है आपके पास मुंबई में, मैसेज आया था, वो भी निपटा देंगे, वो भी निपटा देंगे, लगे हाथ। किसका मैसेज आया था? एक राजेश सतपथी जी को बुलाते हैं, एक राजेश जी को भी बुलाते हैं, इनकी भी हो जाएगी एक पार्टी। राजेश जी तो डर से बताते भी नहीं कब मुंबई आई कब निकल ली है। आप डराते रहते हैं उनको, तो वो उन्होंने बताना ही बंद कर दिया मुंबई का, अपडेट ही देते नहीं आजकल। अरे नहीं, क्या भैया, प्रॉब्लम ये होता है कि हम आते हैं जब आपके शो चालू होते हैं, तो अभी शो के दौरान कहाँ आपको डिस्टर्ब करे, तो फिर मैंने सोचा आपने एकदम सेट कर नेक्स्ट टाइम देखिए, मैं पक्का सबको डिस्टर्ब करने वाला हूँ, जो बॉम्बे में सबको डिस्टर्ब करने वाला हूँ। चलिए चंदन, एक बार फिर से हार्टीज कॉन्ग्रेचुलेशन, आज के दिन की शुभकामनाएं आपको। अब बताओ, पहले तो मोतीलाल ओसवाल पे निफ्टी को लेकर व्यू चंदन क्या बन रहा है? ये एक दो दिन से जो आप सुबह थोड़ा ट्रैक्शन, थोड़ा स्क्रीन को देख के अच्छा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है कुछ प्री बजट मोमेंटम की शुरुआत, आप लोग ऐसा मान रहे हो क्या? और मान रहे हो कि इस मूव्स के फर्दर लेग्स हैं? बिल्कुल आशीष जी, हम बिल्कुल मान रहे हैं। और लगातार 3-4 दिनों से हमारा यही व्यू है कि 17,777 जिसको बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, वो बॉटम बन चुका है। डेली चार्ट में भी आप देखोगे तो एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन जो थी उसको सरपास किया है निफ्टी ने, 50 डेमा के ऊपर होल्ड कर रहा है। और ये जो पूरा मूवमेंट आया था उसका 50% रिट्रेसमेंट टेस्ट हुआ है। तो टेक्निकली बहुत सारी चीजें यहाँ पे 17,777 पे हुई है। तो एक की सपोर्ट, मूविंग एवरेज का होल्ड, रिट्रेसमेंट लेवल और फॉलो अप बाइंग हेवीवेट्स काउंटर में, ये सारे के सारे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मोमेंटम बनना चाहिए। हमारा तो इनफेक्ट ये मानना है कि 17,777 जो भी बॉटम बना है वो फर्म बॉटम रहेगा और निफ्टी धीरे धीरे 18,442 से लेके 18,600 तक की उड़ान भर सकता है। इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है 18,250 एक हर्डल रहे, क्योंकि पिछले 14-15 दिनों से हम 17,777 से लेके 18,250 के दायरे में कामकाज कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि दिग्गज में बाइंग आ रही है और ये लेवल पार होते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे 18,442 से लेके 18,600 प्लस तक के टारगेट के लिए हम इंडेक्स में तैयार हो। 18,600 तक के टारगेट, यही अभी जेम मोतीलाल ओसवाल से व्यू आता हुआ। कुछ देर पहले यही वर्ड्स इको करे थे जेम फाइनेंशियल ने भी, जब राहुल शर्मा ने भी 18,600 तक के वेंचर टारगेट्स की बात करी थी। तो बढ़िया मूव मोमेंटम की। इस महीने का पहला हाफ जितना दिक्कत भरा था, होपफुली ये सेकेंड हाफ रन अप टू द बजट स्क्रीन बेहतर होती चली जाएगी। चंदन, इस समय का प्रेफर्ड पिक? बिल्कुल, देखिए इस समय का प्रेफर्ड पिक आप यदि ढूंढोगे तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो ऐसा सेक्टर जो बाजार के कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक ऐसा सेक्टर जहां पे बजट से काफी वहां पे एक्सपेक्टेशंस है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करूं तो रिलेटिव रोटेशन ग्राफ में सारे के सारे मेटल काउंटर अच्छे लग रहे हैं, जहां पे स्ट्रेंथ भी है और मोमेंटम में और बाजार में अल्फा जनरेट करने की क्षमता भी है। तो इस घड़ी में मैं टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदल स्टील 3 नाम काउंट करना चाहूंगा। बट फिर भी खरीदारी की सलाह की बात करें तो मैं हिंडाल्को पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। हिंडाल्को और टाटा स्टील दो स्ट्रॉन्ग मेटल काउंटर है, लॉन्ग के बिल्टअप है, हल्का सा डिप आते ही खरीदारी के मौके बनते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग के बिल्टअप बढ़े
और कहीं ना कहीं पुट राइटिंग और कॉल अनवाइंडिंग के कंडीशंस भी देखने को मिली है। तो 489 के सपोर्ट यहाँ पे हिंडाल्को में कहीं ना कहीं हम 520 525 तक के लक्ष्य के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हिंडाल्को पे फोकस रहेगा। उसके अलावा जब आप आगे हमारा पोजिशनल निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो एक स्टॉक्स की मैं बात करना चाहूंगा, वो कैपिटल गुड से रहेगा। L&T, सीमेंस, क्यूमेंस हमें काफी अच्छा लग रहा है। बजट की थीम पे अब पूरा बाजार फोकस करेगा और हमारा मानना है कि L&T इस रैली में चार चांद लगाता हुआ नजर आएगा। तो हिंडाल्को पहला काउंटर जिक्र हुआ, दूसरा मैं L&T पर जिक्र करना चाहूंगा। 2210 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 2350 की स्टॉक तैयारी कर रहा है। को L&T मेटल्स ये स्वीट स्पॉट में आते हुए थोड़ा रुक के आपको स्टील सेक्टर की एक्सपेक्टेशंस लार्जली बजट से क्या है वो भी सुनवाता हूं, लेकिन इस समय सुमित स्क्रीन्स पर और कल दो इंटरेस्टिंग नंबर्स HUL और एशियन पेंट्स आने हैं। सुमित क्या एक्सपेक्टेड? HUL पहले तो ज़्यादा क्रूशियल हो चुका है क्योंकि HUL लगातार अच्छी तेज़ी में है और जो मोमेंटम इसने गैदर किया है अपने हाइस की तरफ पहुंच रहा है वापस 1.5% से 2% करीब दूर है उससे, तो HUL ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है इस समय पर नंबर्स को देखना। जो अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है उसके लिहाज से करीब 13 साढ़े 13% रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है। 14,860 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यूज रहेंगे। EBITDA 6.5% बढ़ने का अनुमान है। मार्जिन फ्लैट टू नेगेटिव 1.5% के डिक्लाइन की बात मार्जिन के अंदर। मुनाफा करीब 2468 2243 करोड़ से बढ़कर ये मुनाफे का नंबर आएगा। क्रूशियल पार्ट होगा डोमेस्टिक वॉल्यूम का नंबर, 4 से लेके 5% ये वॉल्यूम ग्रोथ ब्रोकर्स एस्टिमेट लाकर चल रहे हैं। पिछली तिमाही में ये 4% था और पिछले साल इस तिमाही में ये करीब 2% था। तो 2 के सामने 4 से 5 और 4 के सामने 4 से 5 तिमाही दर तिमाही पर आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। कुछ चीज़ें जो क्रूशियल हुई हैं, एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस पिछली बार बढ़े हुए थे तो कंपनी ने अपनी ग्रामेज कम की थी, प्राइस हाइक किए थे, तो जैसी रॉ मटेरियल ईज आउट हुई इन्होंने अपनी ग्रामेज बढ़ा दिए और कुछ प्राइसेस कट कर दिए। इसके अलावा जो कंपनी का डिटर्जेंट स्पेस है वहाँ पर इन्होंने अपने प्राइसेस हाइक किए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट शायद कंपनी के मार्जिन को सपोर्ट करेगा। तो पिछली बार से बेटर साइड पर मार्जिन बाजार मान रहा है और एक अच्छे नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पर एटलीस्ट स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा है, इसीलिए शेयर में ऑलरेडी 2% 1.5% का मूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा नंबर आता है एशियन पेंट्स का, और जो एशियन पेंट के केस में अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है वो ये कि कंपनी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ के हाई बेस के सामने सिंगल डिजिट रेवेन्यू की वॉल्यूम ग्रोथ दे सकती है। रेवेन्यू 9,510 करोड़ 11 साढ़े 11% बढ़ने का अनुमान इस तिमाही के अंदर लगाया जा रहा है। EBITDA फ्रंट पे 11% की बढ़त 1710 करोड़ का EBITDA, मार्जिन 18% फ्लैट पिछले साल इस तिमाही के कंपैरिजन में, और मुनाफा करीब 1145 करोड़ होगा, 1030 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में मुनाफा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। डोमेस्टिक डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ 5 से 6%, पिछली तिमाही में 11% थी, पिछले साल इस तिमाही में 18% थी, तो दोनों ही लिहाज से स्लगिश रहेगी। कमेंट्री बहुत क्रूशियल है, बड़ा केपेक्स 2000 करोड़ का ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, इसके ऊपर अब डिमांड कैसी आ रही है, पिकअप क्या है, क्योंकि फेस्टिव का डिमांड आया है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो नीचे आए हैं उसका मार्जिन में कितना सपोर्ट है, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार क्रूशियली वॉच करेगा। लेकिन ये दोनों नंबर क्योंकि बेलवेदर होंगे FMCG के लिए HUL और पेंट स्पेस के लिए एशियन पेंट, तो इन दोनों पे बहुत खासा ध्यान आपको देना होगा। भाई HUL के लिए नंबर याद रखिए क्या क्या देखना है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 4 से 5% एक्सपेक्टेड। मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी अर्बन अब तक स्टेडी है, रूरल कमजोर है। कुछ बदला कि नहीं बदला? रूरल की 2023 की थीम कई लोग प्ले आउट करने की बात कर रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन थमेगा तो मूड मॉल है कैसा, HUL की कमेंट्री क्लैरिटी देगी, बहुत बढ़िया तरीके से क्लैरिटी देगी। एशियन पेंट्स 5 से 6% डोमेस्टिक डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ, पर यहां पे नजर रखिएगा Q on Q मार्जिन। लास्ट तगड़ा प्राइस हाइक जो लिया था उसके बाद उन्होंने कहा था लैग के साथ साथ इंपैक्ट आते हैं, इसलिए स्ट्रीट सीक्वेंशियली मार्जिन्स पे ज्यादा नजर रखेगी। खैर ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन सरस्वती साहब चार्ट्स पे कैसे है? HUL स्ट्रेंथ दिखा रहा है नंबर्स से पहले, आज भी कल भी हमने बात करी थी, अच्छा आउट परफॉर्मेंस HUL में था। दूसरी तरफ एशियन पेंट्स आज थोड़ा सा इनडिसाइसिव सा, टसल के जोन में एक डोजी सा फॉर्म होता हुआ, क्या देख रहा है दोनों चार्ट्स में, कहां पे स्ट्रेंथ है, क्या प्ले करना है नंबर से पहले? आशीष जी देखिए, एशियन पेंट की बात करें तो इसमें ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, काउंटर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड में, और दैट इज द ओनली रीजन यहाँ पे हम लोग रिलीफ रैली की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे मानस जी ने भी कहा, मैं भी मानता हूँ ये अपने 10 DMA पे ही अटक रहा है, ये 2970 के आसपास, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। आई वुड लाइक टू गिव सम टाइम, प्रोबेबली एक डिप मिलेगा एशियन पेंट में। लेकिन हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ तो देखिए लीवर के साथ ही है,
लीवर की अगर बात करें तो देखिए 2660 के ऊपर रिलायंस लीवर अगर आप देखें तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। हालांकि आज थोड़ा सबड्यूड है, एक डिप मिला उसके बाद सबड्यूड हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट सेट करना है वो करीबन 2720 का होगा। तो ये 2690 पे है, तो यहाँ से और भी ऊपर आप कह सकते कि मोमेंटम जारी रहेगा। 2720 तो मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस का जिक्र किया, लेकिन पोजीशन है तो बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा 2650 का, तो 2720 के बाद मुझे लगता है बड़ा ब्रेकआउट आएगा। चलिए आप देखिए इंडस्ट्रीज वहीं पर ही हैं, लेकिन जो हम लोगों ने इस कार्यक्रम में कमाई का डेमोट्रेट्स लिए वो कितने अच्छे गए जरा आपको दिखाता हूँ। लेट्स ब्रिंग सिमंस 3045, वो स्ट्राइक स्क्रीन पे गई थी सिमंस की कॉल ऑप्शन। डायरेक्टर साहब लेके आएंगे जरा। 3050 की कॉल अभी 52 का हाई लगा के आई। 41 पे हम लोगों ने पिक की थी, अभी करीब 52 का हाई लगा के आई और 50 पे ट्रेड करते हुए। मानस इसको कैरी कर लें, क्योंकि एक फ्रेश व्यू ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अगर इस जोन में क्लोज आता है तो 21 सितंबर के बाद, नहीं सॉरी 13 सितंबर के बाद ये सिमंस का फ्रेश नया हाई होगा। आपका व्यू इस कॉल ऑप्शन को कैरी कर लें। आप हमने 41 से पिक की थी 51, बुक कर लें या पिक कैरी कर कल के लिए? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। उसका रीजन देखिए ये कि काफी समय के बाद ये जो रेंज है ये ब्रेक हो रही है, और इसके बाद शायद आपको 3125 या 3135 तक किस तरह देखने को मिल जाएंगे। तो अभी भी करंट लेवल से भी 75-80 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है। तो इस कॉल ऑप्शन में बने रहना चाहिए। आई थिंक आपको 70 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे इस ऑप्शन में। सीमेंस में बहुत अच्छे मूव्स बनते हुए आज सुबह से स्टॉक आवाज पे चर्चा में भी रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा था मेटल स्टील खास तौर पे फोकस में। चीन में मेटल्स की मांग घटने से भारत में स्टील की डंपिंग बढ़ गई है। ऐसे में स्टील इंडस्ट्री वित्त मंत्री से बजट में स्टील सेक्टर को बचाने के लिए कस्टम ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी लगाने की मांग कर रही है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल आलोक साहे ने हमसे बातचीत करी, उसका एक अंश सुनिए, उनकी डिमांड सुनिए। स्टील इंडस्ट्री की वित्त मंत्री से क्या मांग है सर? सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस वक्त बजट में स्टील इंडस्ट्री किस तरह की मांग वित्त मंत्री के सामने रख रही है? हमारा स्टील इंडस्ट्री एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ ज़्यादा हमारी मांग है, ताकि हमारी इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव भी है, इसलिए इंपोर्ट से हम घबराते नहीं हैं। लेकिन इंपोर्ट्स अगर बहुत कम दाम पे इंडिया में कर रहे हैं लोग एक्सपोर्ट, और लाइक जापानीज़ में लाइक कंपैरिजन के लिए मैं बता रहा हूँ, HR कोयल खुद जापान में $800-850 में बेच रहे हैं, और इंडिया में जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो FOB प्राइसेस अगर लाइक टू लाइक कंपेयर करें तो $550 के लगभग डॉलर आता है। तो ये बहुत दिस इज़ व्हाट इज़ डंपिंग। तो दीज आर वेरी लो प्राइसेस। तो जिस दाम पे अपने कंट्री में बेचते हैं उस दाम पे इंडिया में भी बेचें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। हम लोग तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट विद इन द मिल्स वर्ल्ड का सबसे। तो बेसिकली जो डंपिंग हो रही है चाइना से, उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की जरूरत। जिस दाम पे वहां बेचते हैं उस दाम पे यहां बेचें, कोई इशू नहीं है। ऐसे में सेफगार्ड्स लगाने के लिए इंडस्ट्री की मांग है। देखते हैं बजट में किस तरह के अनाउंसमेंट्स आते हैं। ऐसे कोई सेफगार्ड्स लगते हैं नहीं, पर क्योंकि बजट की बात छिड़ी गई है तो बजट और साथ साथ मार्केट आउटलुक पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ आज हैं क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर नीरज दीवान सर। दीवान सर के पास बस जा रहा हूं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डे में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडिसेस जस्ट की तरह से अगर आप देखें 1853 पे, जहां हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी वहीं पर ही है, और बैंक निफ्टी 42460 पे, वो 20 दिमाग की ट्रेजेक्ट्री में अगर आप देखें जाने में इसको थोड़ी दिक्कत आ रही है। मीनवाइल एक स्टॉक में मेंशन कर दूं क्योंकि उसके बाद हम नीरज जी से बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार आप इन्फोसिस लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे एट 1544। इन्फोसिस डे हाई पे आके ट्रेड कर रहा है, और याद रखिएगा डे हाई के साथ साथ बड़ी बात यह है कि ये जो क्लोज होगा ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। अच्छी बात है। तो इसके ज़रिए मैं एक बात जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि निफ्टी IT भले ही ऊपर से थोड़ा सिंक हुआ हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। इंडेक्सेस स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा। कुछ देर में ये लॉन्ग्स को कैरी करना है कि नहीं करना है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब बात करते हैं
बजट पर। और इसका खास अगर आप देखें सीरीज में जिसमें हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ आज बात करने के लिए नीरज दीवान जी जुड़े हैं इस वक्त। नीरज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बहुत क्लोज, बहुत अगर आप देखें क्लोज हम इस साल की सबसे बड़ी अगर आप देखें वित्तीय बाजारों के लिए जो फाइनेंशियल मार्केट्स की घटना होती है, बजट नज़दीक खड़े हैं और थोड़ी टर्बुलेंस थी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते तक थोड़ी स्थिर हुई है वो टर्बुलेंस मार्केट में। एफआईएस की सेलिंग थोड़ी अगर आप देखें कल स्थिर नजर आई, डीआईएस की स्ट्रॉन्ग बाइंग जारी है। एग्जैक्टली बहुत लाइट मोड में हम इस बजट को अप्रोच कर रहे हैं सर। आपका मार्केट पे आउटलुक और क्लोजर टू बजट, ड्यूरिंग द बजट और पोस्ट बजट, आप कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट्स में? या गुड आफ्टरनून। आई थिंक जिस तरह की मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, ये आप देखेंगे 17,800 आता है, ऊपर 18,200 250 पे जाके एक मार्केट में ब्रेक लग जाता है। 2-3 चीजों पे उसका निर्भर होगा। एक, जैसे आपने कहा बजट के हम काफी पास हैं, तो बजट की अगर बात करें तो बजट से स्टॉक मार्केट तो ये चाहती है कि डिसअपॉइंटमेंट ना हो। बहुत ज्यादा बजट से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं होती है, बस कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो। और जिस तरह के पहले गवर्नमेंट का जो एक स्ट्रैटेजी रही है, इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में है, डिफेंस में है, जो रोड्स, वाटर, ये जो एक कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर उनका फोकस रहा है, वो कंटिन्यू रहे। तो आई थिंक ये एक मेन चीज तो बजट से हम उम्मीद कर सकते हैं। उसके अलावा कोई डिसअपॉइंटमेंट अगर बजट से नहीं होती है, दूसरी चीजें नतीजों के बीच में है, नतीजे आने शुरू हो गए हैं इस क्वार्टर के। ये काफी जो सेकंड हाफ होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक के बड़े अच्छे नतीजे आए, जो कुछ और जो थोड़े नतीजे आईटी के भी आए, वहां भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। जहां से लग रहा था कि कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, वहां भी नतीजे ठीक ठाक आए हैं। तो जिस तरह के नतीजों की शुरुआत हुई है वो ठीक लग रहे हैं। और अगर एक बैंकिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से अच्छे नतीजे आते हैं तो वहां से एक मार्केट को एक मोमेंटम मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि वंस द बजट इज ओवर और ये रिजल्ट सीजन ओवर होगा, उसके बाद एक बड़ी स्टॉक स्पेसिफिक सी मार्केट रहेगी इस साल। बिकॉज इस वक्त जैसे आप एफआईएस का भी देखें तो बहुत कोई बाइंग नहीं हो रही है, तो वहां से मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छी सपोर्ट इमीडिएटली आने को मिलेगी। बट एक स्टॉक पिकर्स के लिए अच्छा टाइम है, बिकॉज अब आपने जिस तरह मोमेंटम देखा एलएनटी में, अब एलएनटी ने बहुत अच्छा मोमेंटम देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब आप और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर मोमेंटम हो सकता है, बिकॉज ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक इस तरह की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए। अच्छा, आपने जैसे कि बिल्कुल सही कहा कि शायद स्टॉक पिकिंग ही थीम है और पोस्ट बजट भी आप देखें स्टॉक पिकिंग ही थीम होगी। आपका कन्विक्शन कहाँ पर ज़्यादा है? आई मीन बाजार को अगर मैं रीड करूँ नीरज जी, तो इस वक्त बाजार अपना सुपर कन्विक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है आईटी पे। आई मीन नॉट एग्जैक्टली कोरिलेटिंग विद बजट, बट यस आईटी पे कन्विक्शन है। आपके बातचीत करते करते, मेरे बातचीत करते करते निफ्टी आईटी फिर टू डिमा के ऊपर है। कैपिटल गुड्स अगर आप देखें इस वक्त सुपर स्विंग दे रहे हैं, एलएनटी लीड कर रहा है इस स्विंग को, सिमेंस लीड कर रहा है स्विंग को। ये ड्यूरिंग द बजट, पोस्ट बजट आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स में स्विंग ऐसे ही मिलेंगे? और आपका टॉपिक क्या है सर इस वक्त कैपिटल गुड्स में, अगर मैं पूछना चाहूँ स्टॉक स्पेसिफिक होके? तो कैपिटल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर मैं काफी पॉजिटिव हूँ। मैं एलएनटी में काफी पॉजिटिव रहा हूँ, तो लेकिन वहां पे अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी देखने को मिला है। मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज उनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। और ये जो दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में एग्जीक्यूशन भी पिकअप करती है, मार्जिन भी इंप्रूव होने चाहिए। तो मुझे एक एलएनटी लगता है कि बड़े स्टॉक्स में एलएनटी अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप छोटे स्टॉक्स की बात करें तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही आप एनसीसी है, जैसे एचजी इंफ्रा है, इनको भी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, अच्छी ऑर्डर बुक है। तो आई थिंक वहां भी एक मोमेंटम होना चाहिए और वहां भी एक अपसाइड पोटेंशियल है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। नीरज जी, बैंक्स में एचडीएफसी बैंक के नतीजे आपको कैसे लगे? और मैं आपसे अगर पूछूं कि बैंकों में आप क्या पिक कर रहे हैं, आपका पिकिंग ऑर्डर, आई मीन इंक्लूडिंग मिड कैप बैंक्स, वो क्या होगा? क्योंकि इस बार बैंक्स के नतीजे इसमें कोई राय नहीं कि अभी भी बहुत अच्छा है। अभी भी एनआईएम्स में अपटिक्स विजिबल है। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, वहाँ पे करीब 20-25 बेसिस पॉइंट का एनआईएम्स में इंप्रूवमेंट था सर। तो आपका बैंकिंग में पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त?
अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो वहाँ पे मैं HDFC लिमिटेड के थ्रू HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट अभी भी करने की राय दूंगा, बिकॉज वो अगर आप मर्जर रेशो के हिसाब से देखें तो थोड़ा अट्रैक्टिव अगर आप HDFC लें तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में रहेगा। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर आपको एक डार्क हॉर्स प्ले करना है तो एक इंडसइंड बैंक हो सकता है, जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप उसको बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर करें, एक्सिस बैंक से कंपेयर करें, तो उसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, वहां पे आपको अपसाइड पोटेंशियल मिल सकता है अच्छा। और PSU बैंक की बात करें तो वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक 2 मेरे टॉप पिक्स में हैं, जहाँ मुझे लगता है अभी भी रिकॉर्ड नतीजे इस बारी भी ठीक आने चाहिए और अगले 1-2 क्वार्टर और भी अच्छे रह सकते हैं। तो ये आप PSU बैंक में इनमें भी अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। PSU बैंक्स पर अगर आप देखें, कैपिटल गुड्स पे आपकी टिप्पणी रही। एक स्पेस और नीरज जी जिस पर बाजार अगर आप देखें थोड़ा ट्रस्ट करने लगा है वो है IT, और मोटा मोटी अगर आप देखें आपने लार्ज कैप ITO के नतीजे देख लिए, इन्फोसिस के, TCS के, HCL टेक्नोलॉजीज के, विप्रो के। आप IT में क्या कर रहे हैं इस वक्त? क्या सीरियस बाइंग आपको करने का मन है इस वक्त, कंसिडरिंग द बेटर रिवॉर्ड? आई मीन वर्सेस अगर आप निफ्टी बैंक की देखें, निफ्टी IT आज अगर आप देखें बिल्कुल एक रिवर्सल पॉइंट पे है, आज 200 EMA क्रॉस कर रहा है, और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अगर आप देखें 4200 की ट्रैजेक्टरी में। आपका IT में पिकिंग ऑर्डर क्या है, और क्या ये नतीजे आपको वो जो एक डाउन साइड बड़ा खोलने का रिस्क नजर आ रहा था, क्या वो डाउन साइड रिस्क इन नंबर्स ने कैप्चर कर दिया है क्या? जिस तरह के नंबर आए हैं और जिस तरह की आउटलुक कंपनी ने दी है, कईयों ने अपना आउटलुक इंप्रूव कर दिया है, ऑर्डर इनफ्लो अच्छा हो रहा है, तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से आना चाहिए। इनफैक्ट एक डाउनसाइड प्रोटेक्टेड लग रहा है IT के लिए, एक डिफेंसिव प्ले की तरह इसको यूज भी कर सकते हैं। बट अगर IT में थोड़ा अगर आपको प्ले करना है कि थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आई थिंक मिड कैप IT में वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे बिरला सॉफ्ट में भी देख रहा था, वो 16-17 टाइम पे चल रहा है और काफी पिट चुका है वो स्टॉक, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर जो भी रिसेशन की आउटलुक थी, जो भी आउटलुक IT की आउटलुक थी, उसकी वजह से काफी मिड कैप IT में अच्छी पिटाई हो गई थी। तो आई थिंक वहां पे अच्छा एक आपको एक एप्रिसिएशन मिल सकती है। वहां पे आप अगर 1 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें तो आई थिंक आपको बेटर रिटर्न मिल सकती है लार्ज कैप IT। चलिए नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई अगर आप देखें बाजार एक बहुत निर्णायक लेवल पे, और ऐसे में अगर आप देखें शायद बजट को सुनना, उसके बाद ही अगर आप देखें एक अच्छी डिसाइसिव रणनीति बनाना एक अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं सर बजट पश्चात आपसे एक बार फिर से बात होगी, मुलाकात होगी, और बजट पर के बाद शायद आपके पिकिंग ऑर्डर पे हम ज़्यादा बारीकी से बात कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। और अब एक काम करते हैं, याद रखिएगा एक बहुत बहुचर्चित FPO जिसकी जानकारी कुछ देर पहले आपको आशीष दे रहे थे, अदानी एंटरप्राइजेस का FPO कब खुल रहा है, कब बंद होगा, कब तक आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा, और आखिरकार इतने बड़े 20,000 करोड़ रुपए के FPO के पीछे कारण क्या है, इस लिक्विडिटी का इस्तेमाल क्या कैसे किया जाएगा, इस सारी बारीकियों को समझते हैं यतिन से। यतिन बताइए। देखिए, जहां तक कि अदानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का FPO का सवाल है, आज RHP डॉक्यूमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और जो डॉक्यूमेंट से जानकारी मिल रही है, जो टेंटेटिव डेट्स कंपनी ने अनाउंस की हैं और जो उनके डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, वो ये मेंशन्ड है कि 25 जनवरी को आपको एंकर बुक खुलती हुई दिखाई पड़ेगी, और जो मेन बुक है वो 27 जनवरी को खुलती हुई नजर पड़ेगी। अगर हम देखें तो इशू 31 जनवरी तक बंद हो जाएगा, यानी बजट के एक दिन पहले पूरा का पूरा FPO का जो सब्सक्रिप्शन है वो हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली जो अमाउंट वो रेज करना चाहते हैं टेंटेटिवली वो है अप टू 20,000 करोड़, यानी 20,000 करोड़ रुपए का ये जो FPO है। यहाँ आपने 10 बैंकर्स आते हुए देखे हैं। जहां तक कि FPO के प्रोसीड्स यूज करने का सवाल है, कंपनी ने जो आंकड़े मेंशन किए हैं, 20,000 करोड़ में से लगभग आधे से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नए फैक्ट्रीज और कारोबार लगाने में जाएगा, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी लगभग 10,860 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करेगी। इसके अलावा डेट रीपेमेंट यानी कर्ज को कम करने की भी इस FPO के द्वारा कोशिश की जाएगी। कुल मिला के एयरपोर्ट, सोलार और रोड प्रोजेक्ट्स के जो कारोबार हैं, जो सब्सिडरीज हैं, इनमें जो कर्ज है लगभग 4,165 करोड़ तक कम किया जाएगा, ऐसा डॉक्यूमेंट में मेंशन है। ऑब्वियसली ये फिगर्स और डेट्स अभी तक टेंटेटिव हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग FPO का आधा पैसा आपको कैपेक्स में जाता हुआ दिखाई देगा, और लगभग 40-50% FPO का पैसा
आपको जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और डेट रिपेमेंट में जाता हुआ नजर पड़ेगा। ऑब्वियसली जहां तक कि सूत्रों का सवाल है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जिनसे हम बात करते हैं उनका सवाल है, तो उनका मानना ये है कि ये जो एफपीओ की टेंटेटिव डेट से यहाँ एफपीओ लॉन्च होना लगभग तय है और शायद ये पार्टली पेड अप एफपीओ आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जिसके अंदर अपफ्रंट 50% पैसे आपको भरने हैं जो भी प्राइस बैंड डिसाइड होता है, और 25% की 2 किश्तें आपको आने वाले महीनों में देनी होंगी। तो बेसिकली 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसे देने हैं, 50% पहले, 25% बाद में, और आखिरी ट्रांच जो होगा वो 25% का होगा। तो अब तक जो जानकारी हमको मिल रही है सूत्रों के द्वारा और जो डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए हैं ये आपके सामने हैं, और ये 20,000 करोड़ के एफपीओ की तैयारी अब अदानी एंटरप्राइज करने जा रहा है। जी हाँ, भारी अगर आप देखें तो शायद ये एफपीओ, और एक बहुत बड़ी अगर आप देखें लिक्विडिटी ये शायद सक भी कर लेगा। और याद रखिएगा यहाँ पे डिफरेंट ट्रांचेस में अगर आप देखें पार्टली पेड अप है क्योंकि ये, तो आपको डिफरेंट ट्रांचेस में पैसे देना होगा, जैसे कि यतिन ने बताया 50, 25, 25। अच्छा, मैं यहाँ पर फ्रेश प्रोस्पेक्टिव अगर आप देखें यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस कार्यक्रम में मौजूद थे हमारे साथ गौरांग ने अपना अगर आप देखें यहाँ पे कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं शेयर किया है, तो मैं अब यहाँ पे कोई फ्रेश व्यू नहीं लूँगा। और यतिन से एक बार काम करते हैं, फिर बात करते हैं डीलर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली इस बाजार में आज के इस पुल बैक में, जहां निफ्टी आईटी ने, मेटल्स ने, कैपिटल गुड्स ने, निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। डीलर्स चीज क्या कर रहे हैं, डीलर्स की फीलिंग क्या है यतिन? ये प्री बजट रैली की एक शुरुआत है क्या, और पिकिंग ऑर्डर क्या है उनका इस वक्त? तो वीरू, क्लियर तरीके से प्री बजट रैली तो नहीं कह सकते, लेकिन डीलर्स तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 18,100 के ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग रैली जरूर दिखेगी, क्योंकि काफी सारी कॉल राइटिंग यहाँ हुई थी। तो शायद आज एक फ्रेश बाइंग और कॉल राइटिंग की जो शॉर्ट कवरिंग है वो आपको दिखाई पड़ रही है बाजार में। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस कर रहे हैं वो, सबसे पहले हिंडाल्को, जहां पोजिशनली उनको 525 के पहले टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली मेटल स्टॉक्स की बात करें तो आज सीएलएसए ने यहाँ अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं, काफी सारे स्टॉक्स अपग्रेड किए हैं, तो कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स में आपको इंस्टीट्यूशनल खरीदारी दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ इनकी चॉइस है हिंडाल्को। और फाइनेंशियल्स में बात करें तो आईडीएफसी लिमिटेड, डीलर्स को लगता है कि स्टॉक लगभग 90-92 का लेवल आपको 1-2 दिनों में दिखा देगा, शायद इसीलिए वो यहाँ आपको बीटीएस ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा एडिशन हुआ लॉन्ग की तरफ, और स्टॉक एक नए 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि स्टॉक में यहाँ से भी आपको 4 से 5% की ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आईडीएफसी। और आप देखें आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर करीब 2-3% आके ट्रेड करता हुआ, और यतिन अदानी इंटरप्राइजेस के इस एफपीओ पर भी अगर आप देखें बारीकी से, अगर आप देखें दर्शकों को बताने के लिए सारी अगर आप देखें बातें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक काम करते हैं, जनाब डाउ फ्यूचर्स देखते हैं और उसके बाद इंडेक्सेस लेके आते हैं, फिर बीटीएसटी के ट्रेड का क्रम शुरू करेंगे। आपके स्क्रीन पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी उस वक्त करीब 21 पॉइंट ऊपर थे, नाउ इट्स डाउन अबाउट 20 पॉइंट्स, करीब 20 अंक नीचे 34,005 के जोन में। इंडेक्सेस लेके आइए, निफ्टी बैंक कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, और क्या लेके जा रहा है और क्या नहीं लेके जा रहा है। मैं फिर कहूँगा, जिस ट्रजेक्ट्री में निफ्टी क्लोज हो रहा है, याद रखिएगा उस ट्रजेक्ट्री में निफ्टी बैंक कतई भी नहीं है। एज पर द ऑप्शंस 18,000 के ऊपर 18,200 के नीचे निफ्टी का क्लोज है। ये एक नई ट्रजेक्ट्री है इन कंपैरिजन टू जिस ट्रजेक्ट्री में हमने लास्ट 2 हफ्ते में ट्रेड किया है। सारे एवरेजेस के ऊपर निफ्टी क्लोज हो रहा है। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, याद रखिएगा ये अभी भी अपनी 42 नीचे और 42,500 की ट्रजेक्ट्री के बीच में ट्रेड कर रहा है, और अभी भी ये इस वक्त एज पर दिस आई थिंक 430 लेवल बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। और जो आज का हाई था 42,555 वो हाई था, और 42,560 पे आपका 20 डे में है। डाउ फ्यूचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत नहीं दे रहा है ग्लोबल मार्केट्स के इस वक्त के सेंटीमेंट का, लेकिन अब एक काम करते हैं, एज पर द स्ट्रक्चर, एज पर द ओआई बिहेवियर और क्लोजिंग लेवल्स, ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। मानस आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए सीमेंस लेके जाएंगे। सीमेंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल गया है, ओपन इंटरेस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। आई थिंक सीमेंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। कैश लेवल्स के हिसाब से आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 3020 के रहेंगे। 3020 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, ऊपर की तरफ 3140 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके सीमेंस 3062 के स्तर पर आप देखें क्लोज होने की तैयारी करता है। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज वो कॉल लेके आएंगे 3050 की, जो हमने 41 पे पिक की थी। याद रखिएगा इट्स बीटीएस ट्रेड। 3060 की आप देखें यहाँ पर क्लोजिंग है, 3060 की तरफ क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए, और वो कॉल मेरे ख्याल से 41 पे पिक की थी, लास्ट टाइम हमने चेक की थी करीब 51 पे,
और अभी का उसका लेवल लिखा है इट्स 56.45। 15 रुपए का स्विंग तो जनाब स्क्रीन पे आ गया। और देखिए कॉल ये मानस की थी, लेकिन क्या होता है कभी कभी चार्ट कोई बहुत स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट करता है कि जनाब मैं इस ट्रैजेक्टरी में कंफर्टेबल हूँ ही नहीं, और लीजिए बाहर निकल गया, ऊपर निकल गया। राजेश जी आप क्या पिक करेंगे? वीरेन जी मैं हेवल्स को लेकर जाऊंगा। हेवल्स का स्ट्रक्चर अच्छा है, लॉन्ग बिल्डअप है। अगर आप इसका पैटर्न भी देखें तो इसका फ्लैग फॉर्मेशन 1200 के ऊपर की क्लोज मिल रही है। तो फ्यूचर में आपको हेवल्स लेके जाना है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस यानी 1190 का स्टॉप लॉस, और जो चार्ट पे दिखता है उसका रेजिस्टेंस होगा 1230 यानी 1230 इसका बीटीएसटी का टारगेट होगा। तो इट्स अ बाय इन हेवल्स। हेवल्स शुरू में ये प्रकाश जी का था और अंत में अगर आप देखें ये बन गया राजेश जी का। हेवल्स बाय, सिमंस बाय। प्रकाश सर आप क्या कैरी करेंगे? ऑन द लॉन्ग साइड। अब भारतीय एयरटेल ट्रेड कर रहा है 777 के आसपास, स्टॉप होगा 772 का भारतीय एयरटेल, बस टारगेट ऑन द अपसाइड 790 भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल बाय। अच्छा भारतीय एयरटेल क्या कर रहा है आज? ये चीज़ बहुत सारे चार्ट्स पे विजिबल थी और वो था पुल बैक, स्पेशली वो स्टॉक्स जो कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में थे। हमने क्या क्या देखा सुबह से? ट्रेंड पुल बैक, और ठीक अगर आप देखें भारतीय एयरटेल मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स पुल बैक, पिडिलाइट पुल बैक, और उसी ट्रैजेक्टरी में अगर आप देखें आपका भारतीय एयरटेल पुल बैक फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लास्ट हफ्ते का लो था 200 डे मा, वो सेल कॉल के बाद आई थिंक 710 का जिसका टारगेट था, ये ऑलमोस्ट अपने 200 डे मा की ट्रैजेक्टरी को छू के आया। चंदन आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? अभी आपने यहाँ पे सीमेंस की बात की, हेवेल्स की बात की, तो कहीं ना कहीं सेलेक्टिव कैपिटल गुड्स, कैपिटल इंजीनियरिंग काउंटर सब अच्छे लग रहे हैं। आज मैंने शो के स्टार्ट में यहाँ पे दो नाम जिक्र किया, एल&टी और हिंडाल्को, यही सब काउंटर अच्छे लग रहे हैं। तो मैं वापस हिंडाल्को पे रिपीट करूंगा ट्रेड अपना। लगभग अभी आप देखो इसका प्राइस 502 रुपए के आसपास चल रहा है। 492 का सपोर्ट रखेंगे, ऊपर में 520 522 के टारगेट। हिंडाल्को मेटल्स पे जनाब ये पूरा का पूरा पैनल जो है वो काफ़ी मेहरबान नज़र आ रहा है। वेदांता हिंडाल्को, वेदांता हिंडाल्को, वेदांता हिंडाल्को। हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पे एक सेकंड, हिंडाल्को ट्रेड करता हुआ 502.55 पे। अच्छा हिंडाल्को का ये क्लोज यकीन मानिए जनाब CY22 के सेकेंड हाफ एंड दिस मंथ ऑफ आई थिंक जनवरी इसके हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके बंद हो रहा है। गौरतलब है कि 29 मार्च 2022 को इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। मतलब जब वो मेटल की साइकिल अगर आप देखें सुपर स्विंग दे रही थी, इसका ऑल टाइम हाई था 636। आप देखिए कितनी बड़ी डाइवर्जेंस थे आई मीन प्राइस परफॉर्मेंस में लास्ट एक साल में। 636 ऑल टाइम हाई 29 मार्च को। कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा प्लीज़। कोलैप्स हुआ और हम में से लगभग 90% लोगों को ये बिलीव हो गया था जनाब कि मेटल्स की साइकिल कोलैप्स हो गई है, मतलब रिवर्सल आ गया। नॉट एग्जैक्टली कोलैप्स, मेटल की साइकिल ऐसी चलती है, लेकिन एग्जैक्टली मिड वे में करीब 309 पे इसने एक रेस्ट लिया और उसके बाद डिफिकल्ट थी ये रैली अगर आप देखें, मतलब समझना अगर आप देखें बहुत मुश्किल था। और 503 पे अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ। गौरांग जी आपके कैरी करेंगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? तो शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं और मेरा मानना है कि अगर किसी भी तरह का नजरिया हो आपका, छोटी मध्यम या लंबी अवधि का नजरिया, तो आईसीआईसीआई बैंक मेरे ख्याल से बेहतर विकल्प होगा। मुझे याद है जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे आईसीआईसीआई बैंक की, वो बाजार की उम्मीद से बहुत ही शानदार और बेहतर आए थे, और इस तिमाही में भी मेरे ख्याल से आपको उससे बेहतर आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक इनफैक्ट पता है मानस, मैं इस कार्यक्रम के बीच में एक जगह आईसीआईसीआई बैंक पे बात करने के लिए तैयार था और राजी मतलब ऑलमोस्ट तैयार था। उस वक्त सुमित से हम बात करने लग गए थे। तो आईसीआईसीआई बैंक को टेक्निकल चार्ट्स पे एक बार डिस्कस करते हैं। आज निफ्टी बैंक कहाँ क्लोज हो रहा है याद रखिएगा, निफ्टी बैंक एग्जैक्टली इंट्राडे में 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छू के क्लोज हो रहा है, और उसके बाद वहाँ टिका नहीं, वहाँ से करीब 100 पॉइंट्स नीचे बंद हो रहा है। बट फिर भी अगर आप इन कंपैरिजन टू एक बार जरा निफ्टी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट रखिएगा, क्योंकि मिड नवंबर तक, इनफैक्ट लास्ट नवंबर तक, आई मीन 28 नवंबर तक निफ्टी बैंक वही कर रहा था जो आईसीआईसीआई बैंक उससे करवा रहा था और एसबीआई जो उससे करवा रहे थे। लेकिन अब एक डाइवर्जेंस हो गया आज बहुत दिनों बाद, बिकॉज निफ्टी बैंक का ये क्लोज जो है वो एक फिर भी ठीक ठाक ट्रैजेक्टरी में है, लेकिन निफ्टी आईसीआईसीआई बैंक का ये क्लोज अभी सिर्फ 200 डेमा के ऊपर है। इवन इसने न 10 छुआ, न 20 छुआ, न 50 छुआ।
मानस, अभी आपने भारतीय एयरटेल को देखा, आपने एशियन पेंट्स को देखा, आपने पिडिलाइट को देखा, तमाम ट्रेंड को देखा, तमाम ओवरसोल्ड स्टॉक्स आज पुल बैक दे रहे थे। क्या ये आईसीआईसीआई बैंक को पिक करने का वक्त है क्या, एज पर टेक्निकल सेटअप? देखिए, एक चीज तो चार्ट पे दिखती है कि 860 855 की रेंज में स्टॉक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी केवल कोशिश कर रहा है, कंफर्मेशन नहीं आया है रिवर्सल का, इसलिए 880 रुपए के ऊपर ही यहाँ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक 870 के लिए कल सुबह इस स्टॉक पे बात करेंगे, खास तौर से अगर ये 872 872 की रेंज को पहला एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अगर उसको भी क्रॉस करता है, क्योंकि सही बात तो ये है कि 5 जनवरी से लेकर अब तक, मतलब मोटा मोटी इस पूरी सीरीज में अब तक आईसीआईसीआई बैंक एक भी दिन 10 डेमा के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। मतलब सोमवार को इसने एक अटेम्प्ट किया था, ओपनिंग हुई थी बहुत स्ट्रांग, लेकिन कोलैप्स हो गया था। अब आइए लगभग 3:23 किस मार्केट ब्रेथ के साथ हम कल की मतलब कल के सेशन में जा रहे हैं, क्या मार्केट ब्रेथ है। और मुझे याद है कल अप्रॉक्सीमेटली 70 एडवांसेस थे, मतलब 49 में अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग थी, नहीं फ्रेश बैंक थी, और 20 में अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग थी। आज देखते हैं अगर आप देखें ये जो क्वांटम है फ्रेश बैंक और शॉर्ट कवरिंग का क्या कहता है। दैट्स गुड, अच्छा 140 ग्रीन्स, सिमेंस, सब में स्ट्रेंथ। देखिए जो ये स्टॉक्स खड़े हुए हैं ये स्ट्रेंथ है, सिमेंस कैपिटल गुड्स, सेल, मैक्स फाइनेंशियल्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील। और इस कार्यक्रम में ये ट्रेड से बात हुई है शॉर्ट कवरिंग, जैसे कि हम कह रहे थे कि कुछ स्पेस जो है वो शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं। पिडिलाइट, एस्ट्रल ने आज ये क्लोज मेरे ख्याल से दिया है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। ट्रेंड का अगर आप देखें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से, बट वो पूरा का पूरा स्पॉन्सर था शॉर्ट कवरिंग के सहारे। तो बट मैं फिर कहूँगा जो लॉन्ग्स की जो ये लिस्ट है आपकी स्क्रीन पे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग्स हैं। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पोस्ट आई थिंक नंबर सिंक हुआ ये स्टॉक, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे सिंकिंग बिहेवियर था आज। पीएनबी, आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट थोड़ा सा मायूस था। टाटा मोटर्स बैकफुट पे आया और इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पे 1.5% नीचे। इंडियन होटल्स का जो मोमेंटम था थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है। बाकी डेल्टा कॉप याद रखिएगा नंबर्स के बाद मायूसी, और ये मायूसी इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि आप जनाब एक डेल्टा कॉप को स्पेशली अगर आप देखें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में पूरा बाजार अगर आप देखें एकटक देखता है कि ये इस 3 महीनों में नंबर्स कैसे देंगे। बट थोड़ा सा अगर आप देखें जो साल का सबसे महत्वपूर्ण क्वार्टर होता है उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब थी। बाकी जीएनएफसी, एमसीएक्स, टाटा कम्युनिकेशन और वोल्टास ये कुछ ऐसे काउंटर्स रहे जहाँ पे अगर आप देखें आज थोड़ी सी शॉर्टिंग हुई, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। अच्छा एक बार जरा अब मैं लेके आता हूँ जनाब ओआई एडिशंस सेक्टोरियल आधार पे कैसे हुए उसको देखते हैं। अगर आप सेक्टर्स को टटोलें, आज तो सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है मेटल्स में, और मेटल्स में भी हिंडाल्को, देन टाटा स्टील, देन वेदांता और उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर। सेकंड बेस्ट ओआई एडिशंस कहाँ पे हुए हैं? अगर आप मेटल्स के बाद देखें तो इट्स अगर आप देखें कैपिटल गुड्स 6.4% नेट एडिशन, और यहाँ पे सबसे बड़ा ओआई एडिशन हुआ है कमिंस में 17.5, सिमेंस में करीब 13, और एलएनटी क्या कर रहा है जनाब? एलएनटी में 12.9। एक बात अच्छी है कि लीडर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं कैपिटल गुड्स के, मतलब सारा का सारा अट्रैक्शन जो है वो सीमित है सिमेंस तक, एलएनटी तक और साथ ही साथ कमिंस तक का। अच्छा मैं खोजने की तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ एबीबी क्या कर रहा है। एबीबी ठंडा पड़ा हुआ है, बहुत शार्प स्विंग नहीं, और ओआई करीब 1% ऊपर, 1.5% की तेजी यहाँ पे है। तो ये दो स्पेस सबसे वाइब्रेंट थे, सबसे मजबूत थे। बैंकिंग में आज ओआई शेड हुआ है, नहीं माफ कीजिएगा, बैंकिंग में प्राइस शेड हुआ है, ओआई बढ़ा है 6.2%। मोटे तौर पे याद रखिएगा, मोटे तौर पे पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पीएनबी यहाँ आज शॉर्टिंग देखी गई है, ह्यूज शॉर्टिंग देखी गई है। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पर है? सबसे बड़ा ओआई गेन हुआ है एचडीएफसी बैंक में, दैट्स गुड। 1.4% प्राइस आई बिन बढ़ा और 13.4% आप देखिए ओआई बिल्डअप हुआ। एक्सिस बैंक में 5% का ओआई बिल्डअप था। और जहां तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है, ये मुझे कल सुबह टोज पे रखेगा स्टॉक। क्यों? क्योंकि ये अटेम्प्ट करेगा मॉर्निंग में, अगर ठीक ठाक ओपनिंग हो गई तो अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आईसीआईसीआई बैंक में आज 8.9% का लॉन्ग साइड में बिल्डअप हुआ है, दैट्स गुड। आई थिंक लीडर्स जब लीडर्स की तरह बिहेव करें तो आई थिंक
अच्छा लगता है। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे अगर आप देखें तो आज 4.5% का OI बिल्डअप, लेकिन प्राइस डिक्लाइन था। तो आज PSU बैंकिंग बास्केट बिल्कुल बैकफुट पे रही। जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आइए। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे करीब 4212 पे। यस, ये आज थोड़ा सा अपना मोमेंटम लॉस्ट करके बंद हुआ, करीब 4212 पे, बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और देखते हैं जरा हीट मैप लेके आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। हीट मैप को देखने की कोशिश करेंगे और क्या था जिसने निफ्टी को अगर आप देखें आज पुश किया। इट्स ऑल अबाउट कैपिटल गुड्स, याद रखिएगा। सिमेंस, सेल, हिंडाल्को, मैक्स फाइनेंशियल्स, याद रखिएगा मैं डेरिवेटिव्स के हीट मैप की बात कर रहा हूँ। और टाटा स्टील, ट्रेंट, जायरस, जिंदल स्टील और LNT काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग और शॉर्ट बिल्डअप ICICI GI पे, टाटा मोटर्स पे और PNB पे। चलिए अब चलते हैं वॉल पे आशीष के पास इस क्लोजिंग को समझने के लिए। आशीष, ओवर टू यू। मैं थक गया, आपकी अब पारी है। लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने कहा डॉक्टर साहब को बता दूं मैं बैठा हूं। फ्लैटिश इस समय यूएस के फ्यूचर्स कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे, एकदम फ्लैट। तो कुछ देर पहले मैं 1/4-1/3% उछाल की बात कर रहा था, अब ध्यान रखिए एकदम सपाट हो चुके, एकदम से ठंडे पड़ गए वहां के फ्यूचर्स। लेकिन बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ हमारे लिए। बैक टू बैक सेकेंड डे जब भारतीय बाजार मजबूत, कल 158 अंक, उसके ऊपर 112 अंक की इस समय मजबूती, 18,150 के कंफर्टेबली ऊपर, 165 के जोन पर हम कामकाज करते थे। क्लोजिंग विंडो पे ले चलता हूं तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे निफ्टी 112 अंकों की मजबूती के साथ 165 के जोन के आसपास कामकाज। बढ़िया सेकेंड स्ट्रेट डे, अच्छे मूव्स दिखाने का दमखम दिखाता हुआ भारतीय बाजार। देखना होगा आज कल के FII के आंकड़े थे पॉजिटिव 200 करोड़ रुपए के कैश मार्केट के, पर ध्यान रखिएगा वो एक एबरेशन भी हो सकता है, क्योंकि कल मदरसन सुमी में बहुत बड़ा लार्ज ट्रेड हुआ था 10.5 करोड़ शेयरों का। उसके बायर्स कौन थे सामने नहीं आए हैं, तो इसीलिए वो FDI ने एक बेचा और बाकी बायर्स कौन थे, इसलिए कल का FII आंकड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो आज देखना होगा कि वाकई कुछ रिलीफ FII की सेलिंग से मिल रहा है या नहीं। लग रहा है स्क्रीन को देख के शायद मिलना शुरू होगा। 2/3% ऊपर निफ्टी बैंक स्क्रीन पर 0.5% की मजबूती, निफ्टी IT 0.5% उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। बैंक्स में सरकारी बैंक थोड़े से वीक विकेट पे, अदरवाइज बढ़िया कई सारे प्राइवेट बैंक। जब मैं निफ्टी 50 का हीट मैप लेकर आऊंगा तब आपको पिक्चर क्लियर होगी। सरकारी बैंक आपकी स्क्रीन पे 1.25% का दबाव, लार्जली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ने आज भारतीय बाजारों की मदद करी। आज लाइमलाइट हॉक कर रहा था, ये आ गया मेटल्स, कई सारे स्टॉक्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील की चर्चा हुई थी, 1.5% उछाल के साथ मेटल इंडेक्स कामकाज की समाप्ति करता हुआ। FMCG, कल HUL के नंबर्स आने, FMCG उससे पहले हल्के हरे निशान के साथ ही 1/3% के उछाल के साथ ट्रेड सेटल होता हुआ शायद यहां पे नजर आएगा। क्विकली और पॉकेट्स रन थ्रू करनी है तो कर दीजिए, नहीं तो मैं ब्रॉडर मार्केट की तरफ बढ़ रहा हूं। मिड कैप्स ऑटो ठीक है फ्लैट, मिड कैप्स 0.5% का उछाल, स्मॉल कैप्स प्लीज खींच के दीजिएगा, उसमें फ्लैटिश नोट पे कामकाज और ब्रेथ स्लाइटली इन फेवर ऑफ एडवांसेस। 1540 एडवांसेस, 1300 डिक्लाइंस के सामने, तो 5:4 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में ज्यादा मान लीजिए, पर ठीक है इवनली पॉइज्ड नजर आए थे। छोड़े जाता हूं 163 के लेवल्स पे निफ्टी को। यह प्रोविजनल क्लोज आपकी स्क्रीन पे, वेडनेसडे का सेशन कल्मिनेट होता हुआ। निफ्टी 50 का हीट मैप प्लीज क्विकली स्क्रीन पे दिखाइए। मदद करी आज HDFC ट्विंस ने फिर से, HDFC बैंक 0.25, HDFC लिमिटेड 0.2% ऊपर मदद करी। हेवीवेट लार्सन & टूब्रो ने आज 2.25% के उछाल के साथ यहां पे कामकाज होता हुआ नजर आया। ITC सपोर्टिव था, हेवीवेट, इन्फोसिस सपोर्टिव था, 0.5% का उछाल यहां पर। ICICI बैंक वेटेज के लिहाज से मदद कर गया, 2/3% जो उछाल दिखाता हुआ नजर आया। ये सब वो स्टॉक्स थे भारतीय, ये हेवीवेट्स ने आज बाजार की मदद करी। हिंडाल्को, टाटा स्टील, वो मेटल्स, बड़ा अच्छा आउट परफॉर्मेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में। ये सब चाइना फैक्टर एट प्ले, वो सेंटिमेंट्स पे लगातार मूड सुधारने के काम करता हुआ। JSW स्टील वगैरह बाकी मेटल स्टॉक्स भी अच्छा कर गए। दबाव कहां था, पस्त पड़ा हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज। नंबर्स अवेटेड है, मेरे पीछे तो नहीं आया ना इंडसइंड बैंक के नंबर्स डॉक्टर साहब, नंबर्स अवेटेड। इंडसइंड बैंक 3/4% का दबाव, ये है। अब कल क्या हो गया, इंडसइंड बैंक के नंबर्स पे रिएक्शन और साथ साथ HUL और एशियन पेंट्स के नंबर्स का इंतजार। टाटा मोटर्स अच्छे मूव पिछले कुछ दिनों के बाद फिर 1.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ। सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट मेजर ये दबाव में आता हुआ आपको नजर आएगा। अदानी तो खैर ठीक है, वो OFS का ओवरहैंग कंटिन्यू कर रहा है, फॉलो ऑन ऑफर का 1.5% के आसपास के दबाव के साथ अदानी इस समय स्ट्रेट को कल्मिनेट कर रहा है। लाइए फिर इंडेक्सेस को, फिर दिखाइए वीरू को।
18,160, 165 के जोन्स वीरू 110 पॉइंट। अच्छा सॉरी, सीधा सौदा का सुबह का अपडेट दिखा दूं आपको। सुबह जो 20 स्टॉक्स हाईलाइट करे गए थे, दिखाइए उनका परफॉर्मेंस। ये पहले आई, किसकी ला रहे हैं बता तो दीजिए, नीरज जी की टीम। JTL इंडस्ट्रीज, ये बोर्ड मीट होने वाली है, प्रोमोटर्स को शायद कुछ प्रेफरेंशियल इशू जारी करने पर 10.5% का उछाल। श्री पुष्कर के खराब नंबर्स थे, मार्जिन 600 बेसिस पॉइंट्स के आसपास उड़ गए, 6% का दबाव। विनाइल केमिकल्स 5% का मेरे ख्याल से लोअर सर्किट लग गया है। सूर्य रोशनी 5% का उछाल इस स्टॉक में। ये नंबर्स के एंटिसिपेशन में शायद लिया था, अच्छा मूव डिलीवर करके गया। RVNL को ऑर्डर मिला था वो रेलवेज सूरत मेट्रो और अहमदाबाद मेट्रो, उसी कंसोर्शियम का लीड पार्टनर सीमेंस है। दोनों में अच्छे मूव, और सीमेंस तो खैर नोटवर्दी मूवमेंट था आज का। हेवी वेट दिग्गज स्टॉक 5% का उछाल, कई बार कमाई का अड्डा में इस पे चर्चा। ICICI लोम्बार्ड मेंशन करता सुबह, नंबर्स कमजोर है, इंटरनल्स कमजोर है। ICICI लोम्बार्ड 4% दबाव में, और टाटा इन्वेस्ट तो खैर अपफ्रंट ही नंबर्स कमजोर थे। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में डिक्लाइन था, डी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, 3.5% की यहाँ पे कमजोरी। वीरू बढ़िया रहा वैसे आज का सेशन, कोई कंप्लेंट नहीं, मोमेंटम पिकअप और ट्रेंड बदला। अरे एक दिन तेजी एक दिन मंदी वाले के सामने, आज फाइनली 2 दिन तेजी। हाँ, और देखिए आज ओपनिंग अच्छी रही, मिड सेशन अच्छा रहा, क्लोजिंग थोड़ी बहुत फीकी थी, लेकिन आपने जो आखिरी में आके 2 मिनटों में तहलका मचाया, मतलब आदमी रिफ्रेशमेंट लेके आए, बिरयानी, अच्छा सा खाना और छाछ वगैरह। मैं बताता हूँ, बाद जो मजा आता है, गया था तो कैंटीन का दरवाजा तक बंद था, गजब होता है। तो खटखटाने से दही की कटोरी मिली थी, वही खा के आया हूँ बस। तो समझ लीजिए फास्ट कर रहा था आज। बट एनीवे बेहद शानदार क्लोजिंग थी यहाँ पे। बट यस, नेक्स्ट लेग में जाने के लिए अभी निफ्टी बैंक को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कल फिर होगी मुलाकात आशीष मेरी और नीरज जी की सुबह मॉर्निंग कॉल में। तब तक कल तो आप कुछ और कह रहे थे। नहीं, आज अभी इतना ही कहते हैं। हर्षदा की तबीयत नासाज है, क्लैरिटी नहीं है कि कल सुबह मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन हम तीनों होंगे मदद करने के लिए। चलिए इस नोट पर कमाई करने को समेट रहे हैं। CNBC आवाज पर प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करेगी इस ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।